हेलो जनता, आप लोगों के बीच में आ गया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके। आप लोग बहुत टाइम से बेटा इस चैप्टर की डिमांड कर रहे थे कि सर क्लास 11th रिलेशंस एंड फंक्शंस का वन शॉट दे दो। हम लोग इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को तो अच्छे से समझ गए हैं सर, लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो हम लोगों से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो आप लोगों को इस वन शॉट में, इस लेक्चर में आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज भी हो जाएंगे क्विकली, और आपको क्वेश्चंस भी बनाने को मिलेंगे। आपको एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर में इंप्रूवमेंट फॉर श्योर दिखेगी अगर आप ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखते हो। रिलेशंस एंड फंक्शंस के वन शॉट के बाद सेट्स का वन शॉट आएगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी वन शॉट आएगा, तो मिस मत करना। चलो कहानी को चालू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो बेटा जब आप अपनी एनसीईआरटी की किताब खोलते हो, सेकंड चैप्टर पे आते हो, तो सबसे पहला आपको सब टॉपिक दिखता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने से पहले बेटा हमको ऑर्डर्ड पेयर को समझना जरूरी है। ऑर्डर्ड पेयर की अगर मैं बात करूं तो देखो, ऑर्डर है इसमें और पेयर है। पेयर को अगर मैं बोलूं तो मतलब जोड़ा, जैसे हमारे जूतों का जोड़ा होता है, चप्पलों का जोड़ा होता है, मम्मी पापा भी जोड़े हो गए है ना, ऐसे आप भैया भाभी को भी बोल सकते हो कि ये भी एक कपल है, जोड़ा है। तो पेयर का मतलब कि जब दो चीजें आपको साथ में दिखे, ठीक है। और ऑर्डर का मतलब क्या है कि यार उसको आप ऑर्डर्ड तरीके से लिखोगे। तो अगर मैं यहां पे आपको लिख दूं ए कॉमा बी, तो आप बोलोगे सर ए आपने पहले स्पेस पे लिखा है, बी आपने दूसरे स्पेस पे लिखा है, मतलब ए आपका फर्स्ट पोजीशन पे है, बी आपका सेकेंड पोजीशन पे है। तो एक ऑर्डर दिख रहा है सर, और यहां पे दो लोग दिख रहे हैं, तो ये जोड़ा भी हो गया। अगर मैं बोलूं बी कॉमा ए, तो आप बोलोगे कि सर हाँ आपने ना अब ऑर्डर चेंज कर दिया है। वो चीज हम लोगों को समझ आ रही है कि आपने बी को पहले लिख दिया और ए को बाद में लिख दिया, और अभी भी जोड़ा है यहां पे। तो ऑर्डर्ड पेयर और कुछ नहीं होता बेटा, जब आप पेयर ऑफ एलिमेंट्स को सर्कुलर ब्रैकेट में लिख दो साथ में। अब ये एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? आप लोग बोलोगे क्या सर इसकी जगह मैं नाम लिख सकता हूं राम श्याम, या फिर राम सीता जी लिख सकता हूं, या फिर कुछ और नाम यहां पे डाल सकता हूं, या फिर यहां पे सर मैं कपड़ों की ब्रांड डाल सकता हूं जारा H&M, या फिर यहां पे सर मैं अपने नंबर्स डाल सकता हूं, जैसे 3 5 डाल दिए, 5 3 डाल दिए। तो अगर जनरल तरीके से मैं बात करूं तो बेटा यहां पे आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। पेयर तो किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन हम लोग मैथमेटिकली यहां पे क्या लेंगे, हम लोग नंबर्स को लेंगे, ठीक है। तो हमारे एलिमेंट्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे 5 3 देखने को मिल गया, 7 8 देखने को मिल गया। यूजुअली ये चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। बाकी आप लोगों को बहुत से एग्जांपल्स में ऑर्डर्ड पेयर में आपको नाम भी दिखेंगे, आपको शर्ट्स की ब्रांड्स भी दिख सकती हैं। मतलब क्वेश्चन फ्रेम करने पे डिपेंड करता है। जनरल केस में कुछ भी दिख सकता है, ज्यादा केसेस में यूजुअली आपको यहां पे नंबर्स ही दिखेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट क्या करता है, इंटरप्रेट क्या करता है। तो आप लोग खुद सोचो, अगर मैं आपको बोलता हूं 3,5, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीज स्ट्राइक करती है? आप बोलोगे कि सर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना ये चीज ऐसे फॉर्मेट में चीजें सीख कर आए हैं सर, ये हमारा एब्सीसा हो जाता है, ये हमारा ऑर्डिनेट हो जाता है। तो 3,5 एक ना पॉइंट की पोजीशन को बताता है, एड्रेस करता है। अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो किसी भी कार्टेशियन प्लेन में, जैसे मान लो ये एक्स एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है, तो मतलब एक्स वाई प्लेन हो गया। तो एक्स वाई प्लेन में ये पॉइंट कहां है, एग्जिस्ट करेगा एट एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 5। तो मतलब आप जो कार्टेशियन, जो आप ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हो बेटा, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है वो कुछ और रिप्रेजेंट नहीं करता, इट रिप्रेजेंट अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, दैट इज इट। समझ आ गया सभी को? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है बेटा, और बहुत बेसिक सी चीज है कि अगर आपको दिखता है कि दो ऑर्डर्ड पेयर के बीच में इक्वल टू का साइन है, इक्वालिटी का साइन है, तो ये कब होगा, कब पॉसिबल होगा? ओनली एंड ओनली व्हेन दोनों के पहले एलिमेंट सेम हो, दोनों के सेकंड एलिमेंट सेम हो। समझने की कोशिश करना, आपको एक एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूं। ये चीज हम समझ चुके हैं, किसको इंटरप्रेट करती है बेटा? अ पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, अ पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। चलो अब बेटा एक एग्जांपल से आप इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लो। तो यहां पे आपको ना ए और बी की वैल्यू बतानी है। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर इसके बराबर है, मैंने क्या बोला बेटा, ये कब आप लोगों के लिए ट्रू होगा? जब दोनों के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होंगे और दोनों के सेकंड एलिमेंट भी सेम होंगे। तो 2a - 5 इज इक्वल टू 5 ओरली कर लेते हैं। तो यहां से आपको ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, 10/2 दैट इज 5, और बी की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 इज इक्वल टू बी प्लस 6। तो बी को क्या रखना पड़ेगा बेटा, -4 रखना पड़ेगा, है ना।
तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। क्लियर है? अब ये दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, इजी है। क्विकली चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। जब हम समझ चुके हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो अब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने के लायक है। तो आपको सबसे पहले तो दिख रहा है कि यहां पे ना बात हो रही है दो नॉन एम्प्टी सेट्स के बारे में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट और कुछ नहीं है बेटा, एक तरीके से आप इस तरीके से समझो, आपकी सबसे बढ़िया जो इसको समझने की सोच हो सकती है ना, चलो एक काम करते हैं, आप सबके सब बच्चे हो, बिग बॉस के फैन होगे, बिग बॉस के थ्रू इसको रिलेट कर देते हैं। मान लो बिग बॉस में एक लड़कों की टीम है, एक लड़कियों की टीम है, ठीक है, कोई टास्क दिया है बिग बॉस ने। तो बेटा लड़के कौन कौन है? अगर मैं बिग बॉस की बात करूं तो आप बोलोगे सर फुकरा इंसान है, ठीक है। उसके बाद बेटा अभी शायद एल्विश भी आ गया है, उसकी भी दिखे थे मेरे को थोड़े बहुत, एल्विश भी आ गया है। और कौन है बेटा? अविनाश है। मान लो 3 लड़के ले लेते हैं बस, ठीक है। उसके बाद अगर लड़कियों की बात करूं तो बेटा बेबी का है, ठीक है। उसके बाद कौन है? जिया है, मनीषा है, ठीक है, मनीषा है। और कौन है बेटा? एक पूजा है ना, पूजा भट्ट। तो चलो इनको ले लेते हैं। मैंने लड़कों के सेट को बोल दिया बेटा सेट ए, लड़कियों के सेट को बोल दिया सेट बी। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आपको हर लड़के की ना हर लड़की के साथ जोड़ी बनानी है, क्या बोला मैंने? पेयर। हर लड़के की हर लड़की के साथ जोड़ी बनानी है, तो आप बोलोगे सर फुकरा को मैं बेबिका के साथ भी पेयर कर सकता हूं, जिया के साथ भी पेयर कर सकता हूं, मनीषा के साथ भी पेयर कर सकता हूं, पूजा के साथ भी पेयर कर सकता हूं। अगर मैं बात करूं फिर एल्विश की, तो आप बोलोगे सर सेम विद एल्विश, एल्विश को भी मैं चारों के साथ पेयर कर सकता हूं। ध्यान से समझना। फिर बात करूं मैं अविनाश की, ठीक है, फिर बात करूं मैं अगर अविनाश की, तो अविनाश को भी आप बोलोगे कि सर हम लोग इसको चारों के साथ पेयर कर सकते हैं, है ना, चारों के साथ पेयर कर सकते हैं। तो आपको समझ आया कि हर लड़के को आप चारों लड़कियों के साथ पेयर कर सकते हो। तो बेटा अगर मैं आपको इसके ऑर्डर्ड पेयर लिखने के लिए बोलूं, फुकरा कॉमा बेबिका, फुकरा कॉमा जिया, फुकरा कॉमा मनीषा, फुकरा कॉमा पूजा, एल्विश कॉमा बेबिका, एल्विश कॉमा जिया, एल्विश कॉमा मनीषा, एल्विश कॉमा पूजा। सिमिलरली आप अविनाश के साथ भी कॉमा के साथ सबको जोड़ दोगे। तो बेटा ये जो कंपाइलेशन हो जाएगा ना, ये सारे के सारे जो आपने ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं, इनका कंपाइलेशन, मतलब इनको जब आप एक सेट में लिख दोगे, कलेक्ट करके लिख दोगे, कंपाइलेशन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स, बेटा इसी को ही आप क्या बोलते हो? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हो ऑफ टू सेट्स। ठीक है, यहां पे मैंने 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको दिखाया है कि कैसे आपको विजुअलाइज करना है, कैसे आपको इस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना है। तो आपका बेटा अब जो भी कंपाइलेशन होगा इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे दिखेंगे? अगर मैं उसको जनरलाइज कर दूं तो बेटा ए कॉमा बी, जहां पे जो ये ए है ये कहां से उठाया गया होगा? सेट ए से। और जो ये बी है ये कहां से उठाया गया होगा बेटा? सेट बी से। अब आप एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ो, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी दिमाग में। फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम सेट्स ए एंड बी। ठीक है, फ्रॉम सेट्स ए एंड बी। अब आप सोचोगे कि सर क्या मैं बी वाले मतलब सेट बी से एलिमेंट को पहले उठा के नहीं रख सकता? बेबी का, फुकरा, जिया, अविनाश, ऐसे नहीं कर सकता क्या? तो नहीं बेटा, अगर आप ए क्रॉस बी निकालना चाहते हो, ध्यान से सुनना, ऑर्डर मैटर करता है, तो आप ए का एलिमेंट पहले लोगे, सेट ए के एलिमेंट को हमेशा पहले रखोगे ऑर्डर्ड पेयर में। अगर आपको बोला जाता था बी क्रॉस ए निकालना, तो आप बी को लेफ्ट में रखते, ए को राइट में रखते, फिर आप बी के एलिमेंट्स को पहले रखते, फिर बी कॉमा ए आपका हो जाता। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑर्डर मैटर करता है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मतलब अलग होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का क्या अलग मतलब होता है वो भी आई होप आप समझ गए होंगे। इन सिंबॉलिक फॉर्म इट कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी, ए कॉमा बी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए, बी बिलोंग्स टू बी। तो देखो जो पहले है उसका एलिमेंट पहले आएगा, जो सेट बाद में है उसका एलिमेंट बाद में आएगा, ध्यान रखना। अब आप लोग एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन सोचोगे कि क्या सर कार्टेशियन प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ 2 सेट्स के बीच विजुअलाइज किया जा सकता है? तो अभी आपको इसका जवाब भी मिलने वाला है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन को फटाफट से देख लेते हैं।
अगर आपको दिया हुआ है सेट ए के एलिमेंट्स ये हैं, सेट बी के एलिमेंट्स ये हैं बेटा, है ना, नेचुरल नंबर्स, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5, फाइंड ए क्रॉस बी। तो देखो अब यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्मेट में दे दिया, तो फटाफट से बी सेट हम लोग लिख लेते हैं। सेट बी में एलिमेंट्स क्या क्या है हम लोग लिख लेते हैं। तो प्राइम नंबर चाहिए बेटा लेस देन 5, तो आप बोलोगे प्राइम नंबर की कहानी तो सर चालू होती है कहां से, 2 से, 3 से। अब बेटा 5 नहीं लेना है, ठीक है, 5 मत लेना, उसने बोला है लेस देन 5। तो अब आपको ए क्रॉस बी निकालना है बेटा। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, आपको पता है, ऑर्डर पेयर लो और सबको कलेक्ट करके एक सेट में डाल दो। तो फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले ए का 2 के साथ कॉम्बिनेशन कर दो, फिर ए का 3 के साथ कॉम्बिनेशन कर दो, फिर बी का 2 के साथ कॉम्बिनेशन कर दो, ध्यान से देखना, फिर बी का 3 के साथ कॉम्बिनेशन कर दो बच्चों, फिर सी का 2 के साथ कॉम्बिनेशन कर दो, और फिर सी का 3 के साथ कॉम्बिनेशन कर दो। अब आपको समझ आया कि ए क्रॉस बी में ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स या फिर ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब आप यहां से एक और चीज, एक और कॉन्सेप्ट पकड़ो कि आपके यहां पे अगर 3 एलिमेंट्स थे, यहां पे 2 एलिमेंट्स थे, तो आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने हैं, 3 इंटू 2 दैट इज 6। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो मतलब आपके लिए एक नॉर्मल जनरल फॉर्मूला यहां से दिखता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर आपको डायरेक्टली ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं बच्चों, तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखोगे ए के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखोगे दूसरे सेट के, और दोनों को प्रोडक्ट कर दोगे। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे नंबर ऑफ ए में 4 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेटा 5 हैं, तो मेरे ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 20। किसमें, ए क्रॉस बी में, ध्यान रखना, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा बी क्रॉस ए निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा, 2 विद ए, देन 2 विद बी, देन 2 विद सी, फिर क्या करूंगा, 3 विद ए, 3 विद बी, 3 विद सी। मतलब इसके जो एलिमेंट्स है ना, इसके जो ऑर्डर्ड पेयर है, सबकी क्या हो जाएगी, पोजिशनिंग, ऑर्डर चेंज हो जाएगा बी क्रॉस ए में। फिर आपसे वही बोल रहा है कि शो दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो आप इसको फटाफट से प्रूव करके भी बता सकते हो कि देखो यहां पे ऑर्डर्ड पेयर और वहां पे ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग दिख रहे हैं हम लोगों को, हेंस ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। चलो, तो बेटा यहां पे क्या पता करना है, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस। अब देखो यहां पे उसने आपको ना ऑलरेडी कार्टेशियन प्रोडक्ट करके दिया हुआ है, अब आपसे पूछा है कि सेट्स के बारे में बता दो। तो बहुत सिंपल है, आपको पता है अगर ए क्रॉस बी है तो बेटा पहले नंबर पे जो आ रहे होंगे वो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे, और दूसरे नंबर पे जो आ रहे होंगे वो सेट बी के एलिमेंट्स होंगे। फटाफट से देखो, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, इनके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। तो बेटा सेट ए में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है ए बी। और सेट बी में आपके कौन से एलिमेंट्स होंगे, बेटा देखो यहां पे 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, दोबारा 3 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो बेटा आप लोग देख लो, 1 दिख रहा है और उसके बाद आपको 3 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है। तो अब देख लो आपके ये एलिमेंट्स, और आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, यहां पे 2, यहां पे 3, जब प्रोडक्ट करोगे तो कितना मिलेगा बेटा, 6 ही तो मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में 6, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे डील करना है। अब आते हैं बेटा थोड़ा सा और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, ऑलरेडी मैं ये सारी चीजें बता चुका हूं आप लोगों को, तो थोड़ा सा हम लोग इसको फटाफट से समझ लेते हैं। अगर आपके P एलिमेंट्स हैं सेट A में, Q एलिमेंट्स हैं सेट B में, देन देयर विल बी P इंटू Q, दैट इज प्रोडक्ट हो जाएगा दोनों का, दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी देयर इन A क्रॉस B। दैट इज अगर P है, Q है सेट B में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या होगा, P इंटू Q। क्लियर है। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, और इनमें से एक बेटा इनफाइनाइट सेट हो जाता है, कि मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जाते हैं, तो आप खुद सोचो कि आपका ए क्रॉस बी भी अपने आप इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि आपके ऑर्डर्ड पेयर्स अल्टीमेटली इनफाइनाइट हो जाएंगे। अगर एक बंदा इनफाइनाइट है तो उसके साथ जब तुम दूसरे की मैचिंग करोगे, जोड़ा बनाओगे, तो अपने आप ही तुम्हें उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिखने लगेंगे बेटा, इनफाइनाइट दिखने लगेंगे। ये बात क्लियर होगी। तीसरा पॉइंट क्या है, ए और बी इज द नल सेट, मतलब अब ए और बी में से कोई ऐसा एम्प्टी सेट हो गया, नल सेट हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक के पास एलिमेंट्स ही नहीं है, तो जोड़े बन ही नहीं पाएंगे, जोड़े बन ही नहीं पाएंगे, तो ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब एक सवाल आता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी।
द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे। तो आपको पता है कि यहां पे, चलो यही वाला केस ले लेते हैं कि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्यू है। तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएंगे, पी क्यू। अगर पी क्यू एलिमेंट्स हैं आपके ए क्रॉस बी में, तो सबसेट्स कितने हो जाएंगे, आप लोगों ने सेट चैप्टर पढ़ा होगा, 2 की पावर पी क्यू, 2 की पावर पी क्यू। क्लियर है? चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना इसका पीडीएफ भी ना मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आई होप आप लोगों ने साइंस अड्डा, कॉमर्स अड्डा 24/7 इन दोनों के टेलीग्राम्स ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे होंगे, वहां पे मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। A and B are two sets given in such a way that A cross B contains 6 elements. If 3 elements of A cross B are 1, 3, 2, 5 and 3, 3, find A, B and remaining elements of A cross B. तो देखो सबसे पहले उसने क्या बोला है कि A cross B में क्या है, 6 एलिमेंट्स है। तो अब आपको यहां से सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि सर एक ऐसा हो सकता है कि A में एक एलिमेंट हो, B में 6 एलिमेंट हो, 1 into 6 हो जाएगा, या फिर A में 6 एलिमेंट हो, B में एक एलिमेंट हो, ये भी हो सकता है। या फिर सर ये भी हो सकता है कि A में 2 एलिमेंट हो तो B में कितने हो जाएंगे, 3, 2 into 3 6 है ना। या फिर बेटा A में 3 एलिमेंट हो तो B में कितने हो जाएंगे, 2 एलिमेंट हो जाएंगे। तो अब हमको देखना है कि कौन सा केस ट्रू है। सबसे पहले तो उसने बोला गया है कि 3 एलिमेंट्स आपको मैं दे देता हूं A क्रॉस B के, 1, 3, 2, 5 एंड 3, 3। तो आपको पता है A क्रॉस B में जो पहले नंबर पे आता है वो सेट A के एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको देखो 3 यूनिक एलिमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, 1, 2, 3। तो अगर सेट A की बात करूं तो 3 से एलिमेंट तो ज्यादा इसमें हो सकते थे। अगर इसमें 6 होते तो उसमें 1 होते, है ना, उसमें 6 होते तो 1 होते। लेकिन आप खुद देखो सेट B के पास भी 3 है और 5 है। तो मतलब केस कौन सा है कि सेट A के पास 3 एलिमेंट होंगे, 1, 2, 3, और सेट बी के पास कितने एलिमेंट हो जाएंगे बेटा, क्योंकि टोटल 6 एलिमेंट्स है तो 2 एलिमेंट्स होंगे, और 2 एलिमेंट्स दिख रहे हैं मेरे को, कौन से, 3 और 5। अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। अब आप देखोगे कौन कौन सी चीज दी हुई है, 1, 3 दिया हुआ है, और फिर आपको 1, 5 नहीं दिया हुआ, इसको लिख दोगे। बाकी 3 एलिमेंट्स बताने हैं ना। फिर आपको क्या दिया हुआ, 2, 5 दिया हुआ, 2, 3 नहीं दिया हुआ, आप लिख दोगे। 3, 3 दिया हुआ, 3, 5 नहीं दिया हुआ, आप ये लिख दोगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस P है 16 एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड। अच्छा चलो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग खुद से ही कर लेना, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके डाल देना, ठीक है। क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में मैं पूरा चैप्टर आपको अच्छे से कवर करवा दूंगा ना। ये नहीं कि 4 घंटे 5 घंटे का लेक्चर हो जाए और आप लोग पढ़ते पढ़ते ही बोर हो जाओ, है ना। उतनी आपकी अभी 11th में पेशेंस नहीं है, मुझे नहीं लगता। चलो एक और एग्जांपल आ गया। इफ A इज इक्वल टू 1, 3, 6 एंड B इज इक्वल टू x, y, देन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बाय एन एरो डायग्राम। अब ये बेटा एरो डायग्राम कुछ होता क्या होता है, कुछ और नहीं, जो अभी हम बना रहे थे ना, ऐसे पहले 2 अंडे बनाओ, ठीक है। A में क्या है बेटा, ये है आपका सेट A, ये है सेट B, इसमें एलिमेंट्स है 1, 3, 6, इसमें है x, y। अब आपको क्या बताना है बेटा, A क्रॉस B कैसे बताओगे आप, ये देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 3 को भी इसके पास ले जाओगे, जो मैंने आपको बिग बॉस वाले एग्जांपल में दिया था, और फिर ऐसे ले जाओगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं A क्रॉस A की, तो बेटा दोनों जगह आप सेट A लोगे और फिर आप उसकी क्या करोगे, मैपिंग करोगे, मैचिंग करोगे, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको। चलो अब आते हैं बेटा, अभी तक आपने सीखा कि 2 सेट्स हैं तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे हम लोगों को विजुअलाइज करना है, समझना है। अब बात करते हैं कि बेटा क्या हम लोग 3 सेट्स या फिर उससे भी ज्यादा का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो आपको वो इस स्लाइड में समझ आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूं कि बेटा मेरे पास 3 सेट्स हैं A, B एंड C, और आपके पास देन A क्रॉस B क्रॉस C क्या हो जाएगा, A, B, C, वेयर फर्स्ट एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट A, सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू सेट B, थर्ड एलिमेंट बिलोंग टू सेट C। अब बच्चे सोचेंगे कि सर हमने 2 वाले को तो विजुअलाइज कर लिया, 3 वाले को कैसे विजुअलाइज करूं, 3 अंडे बनाऊं, फिर कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा। तो बेटा 3 के लिए ना आपको 2 से होके गुजरना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, 3 को विजुअलाइज करने के लिए आपको 2 से होके गुजरना पड़ेगा। पहले आप या तो A क्रॉस B कर लो या तो B क्रॉस C कर लो, आपकी चॉइस है, कुछ भी कर लो। और जो फिर रिजल्ट आएगा ना, उसका आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट तीसरे बचे हुए सेट से करोगे। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पे एक एग्जांपल से आपको इसको सिखाता हूं कि आपको दिया हुआ एक सेट है A जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, तो उसने बोला है कि इसी का ही आप A क्रॉस A क्रॉस A करो।
तो आप मेरे को एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इसको ऐसे विजुअलाइज कर देता हूं, यहां पे ए और यहां पर है बेटा 1 2 और अगेन यहां पर है ए 1 1 2, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ए क्रॉस ए कर रहा हूं। तो ए क्रॉस ए के लिए क्या होगा बेटा, 1,1 आएगा, ठीक है। ए क्रॉस ए देखो यहां पे लिख रहा हूं 1,1, फिर 1,2, फिर 2,1 बेटा, और फिर 2,2। चेक भी कर सकते हो कुछ छूटा तो नहीं है, कैसे, 2 इंटू 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, 4, 1 2 3 4। अब इसी का ही प्रोडक्ट करना है बेटा किसके साथ, अगेन ए के साथ, अगेन ए के साथ। तो आप खुद सोचो, अगेन ए को यहां पे डालो 1 2, तो अब क्या करोगे, 1 1 को सबसे पहले इन दोनों के साथ ले लो। तो आप देखो ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा बेटा, 1,1,1 सबसे पहले, फिर 1,1,2, फिर सेकंड वाले को उठाओ और दोनों के साथ ले लो। तो आपका हो जाएगा बेटा यहां पे 1,2,1, फिर हो जाएगा 1,2,2। ऐसे ही बेटा इसको उठाओगे तो क्या हो जाएगा 2,1,1, 2,1,2, फिर क्या हो जाएगा 2,2,1, 2,2,2। तो आपको दिखेगा कि सर यहाँ पे ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। अब ये आपका काम है, जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो जब ट्रिपल प्रोडक्ट की बात आती है, मान लो आप 3 सेट्स का प्रोडक्ट करते हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आप किसी फॉर्मूला से बता सकते हो, ये आप लोगों को सोचना है खुद से, ठीक है। मैंने बता दिया यहां पे जैसे 8 आपको दिख रहे थे एलिमेंट्स। तो चलो अब आ जाते हैं यार, देखो चलो काम करता हूं, आप बोलोगे सर सब चीजें हमारे पे ही छोड़ते चले जा रहे हो, लेकिन आप लोगों को तो मेहनत करनी नहीं है। तो आप सबसे पहले इसको ऐसे भी विजुअलाइज करते हो, हिंट दे रहा हूं कि ए क्रॉस बी में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएंगे, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो आप यहां के बाद बेटा यहां पे एक तरीके से 2 सेट्स का ही तो प्रोडक्ट कर रहे हो, 2 सेट्स का ही तो प्रोडक्ट कर रहे हो, तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। जैसे यहां पे मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हो गए थे, 4, तो 4 इंटू 2 क्या आंसर मिलेगा, 8। समझ आ गई बातचीत, बोलो सभी को समझ आ गई बातचीत। अब एक काम करो, मान लो कि कोई सेट ए है जिसमें कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, और आपको ए क्रॉस ए क्रॉस ए करना है, ठीक है। कितने एलिमेंट्स है, तो आप मेरे को बताओ, सबसे पहले आप क्या करोगे, 4 इंटू 4 16 एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में, फिर दोबारा इंटू 4 तो 64। तो क्या आपको 2 क्यूब 4 क्यूब ऐसी चीज मिलती दिखाई दे रही है, आप बोलोगे दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी करना है, जहां पे ए के पास 3 एलिमेंट्स हैं, बी के पास 4 एलिमेंट्स हैं और सी के पास 2 एलिमेंट्स हैं, तो आप सबसे पहले ए क्रॉस बी करोगे तो आपको 12 एलिमेंट्स दिखेंगे, और फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी करोगे तो 12 इंटू 2 24 एलिमेंट दिखेंगे, ठीक है। समझ आ गया कहां पे क्यूब का फॉर्मूला चलेगा, कहां पे नहीं चलेगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलो कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यार ये कुछ थ्योरम्स हैं, जो इनमें से कुछ थ्योरम्स आप लोगों ने सेट्स चैप्टर में भी पढ़ी होंगी, इन पे बेस्ड आप लोगों के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। प्रूफ करने को आएगा, आपको दे देगा सेट ए और सेट बी और बोलेगा कि चलो ये वाली चीज प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एंड मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दूंगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ओवरऑल यूज होती हुई दिखाई देंगी रिपीटेडली बहुत जगह, बहुत सारे चैप्टर्स में। चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं। चलो ये क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में आप लोगों के लिए डाल रखे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर्स कमेंट बॉक्स में डाल देना। अब आते हैं भैया जी नेक्स्ट टॉपिक पे। हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझ चुके हैं, अब आएंगे भैया जी मेन मुद्दे की बात पे। अब चैप्टर की शुरुआत हो रही है एक तरीके से, और चालू कर रहे हैं बेटा हम लोग रिलेशन से। किससे चालू कर रहे हैं, रिलेशन से। तो सबसे पहले रिलेशन की डेफिनेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे, अच्छे से इसको डिकोड करेंगे, फिर डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में बात करेंगे, जहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा रिलेशंस है क्या, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, ठीक है, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा कि सर अगर मेरे पास, चलो 2 सेट के एग्जांपल से ही पढ़ लेते हैं कि सर 2 सेट्स को अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं तो इसमें सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे, ठीक है, जो कि सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स बनाएंगे, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे। तो रिलेशंस क्या है बेटा, रिलेशंस और कुछ नहीं है, जब आप इस सेट के
सबसेट्स उठाने लगते हो, सबसेट्स उठाने लगते हो, उसी को ही आप क्या बोल देते हो, रिलेशंस बोल देते हो। क्या बोल देते हो, रिलेशंस बोल देते हो। अब बेटा उठाने के ना दो तरीके होते हैं, ध्यान से समझना, आपको ये किसी बुक में नहीं दिखेगा, कोई आपको इतने तरीके बेहतरीन तरीके से नहीं सिखाएगा, आप एंड में इस टॉपिक को रटने लग जाओगे, आपको समझना है। नेक्स्ट 2 मिनट जो बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है बात। आप ए क्रॉस बी के सबसेट्स उठाओगे, उसी को ही क्या बोलोगे, रिलेशंस बोलोगे, उसको क्या बोल दोगे, रिलेशंस बोल दोगे। लेकिन उठाने के ना दो तरीके हैं, क्या बोला मैंने, उठाने के ना दो तरीके हैं, ध्यान से समझना। नाम क्यों पड़ा ये रिलेशंस, अब आपको समझ आएगा। अगर मैं रिलेशंस को बोलूं हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर रिश्ते। क्या बोलते हैं, रिश्ते। तो उठाने के दो तरीके हैं। दो तरीके किस तरीके से हैं कि आप सबसेट ऐसे उठाओ जिसमें कुछ आपको मीनिंग दिखे। क्या दिखे, मीनिंग दिखे। और दूसरा तरीका उठाने का होता है कि आपको उसमें एब्स्ट्रैक्टनेस दिखे, मतलब कि बस यार उसमें कोई ऐसा मीनिंग वीनिंग नहीं है, हमने सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको उठा लिया, क्योंकि हमको पता था कि कोई सा भी मैं सबसेट उठाऊंगा तो वो रिलेशंस कहलाएगा। इसका मतलब क्या है, मीनिंग का मतलब क्या है। तो मान लो मैं आपको देता हूं मैं आपको एक ए क्रॉस बी लिख के देता हूं, ठीक है, ए क्रॉस बी लिख के देता हूं और बोलता हूं कि इसमें एलिमेंट्स हैं बेटा आपके पास 1,2, 2,3, 3,4 और फिर है 1,5, 5,7, 7,10, ये एलिमेंट्स है, ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास एलिमेंट्स है। और अब मैं बोलूं कि आपको इनमें से ऐसे आपको ऑर्डर्ड पेयर्स उठाने हैं जिनके बीच में रिलेशन क्या होगा कि y इज ग्रेटर देन x बाय 1। क्या बोला मैंने आपको एक डेफिनेशन दे दी कि सबसेट्स उठाओ, लेकिन मेरी बात सुनो सबसे पहले कि आपको मैं जो बोल रहा हूं वो होल्ड करते हुए ऑर्डर्ड पेयर उठाने हैं। क्या बोला मैंने, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर उठाओगे इनमें से जिसमें आपको दिखेगा कि y जो है वो आपका x से 1 बड़ा है। तो आप बोलोगे अच्छा सर मैंने उठा लिया, और जो ये मैंने एक आपको मीनिंग दिया ना, जो मैंने आपको एक डेफिनेशन दी, इसी को बोलते हैं कि आपने एक डिफाइंड रिलेशनशिप दिया है, एक डिफाइन करके दिया है रिलेशनशिप। उसके अकॉर्डिंग मेरे जो यहां से सबसेट उठेगा बेटा वो कैसा दिखेगा, 1,2, 2,3, 3,4, बस ये 3 एलिमेंट्स आएंगे उसके अंदर। तो ये आपका क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। लेकिन यहां पे आपने, ये सबसेट तो है इसका, लेकिन ये सबसेट कैसे बनाया गया, निकाला कैसे गया है, एक स्पेसिफिक डेफिनेशन देखे। तो मतलब आपने मीनिंग पहले डिफाइन किया है अपने रिलेशन का, उसके बाद आपने सबसेट उठा के रिलेशन का सेट निकाला है। अब अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग क्या होता है कि मैं अपने ऐसे ही कुछ भी, मेरे को कुछ भी डिफाइंड नहीं है क्वेश्चन में कि क्या आपका रिलेशन है आपस में, इनका ए कॉमा बी का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, बस आपने रैंडमली उठा लिया कि 1,2 उठा लिया, 1,5 उठा लिया, 7,10 उठा लिया। आपको दिख रहा है कि कोई भी डिफाइंड रिलेशनशिप नहीं दिया गया है, तो ये क्या हो गया, एक एब्स्ट्रैक्ट तरीके से उठाना हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग ऑफ रिलेशन। आपको एनसीईआरटी में दिखेगा ये, और किसी बुक में नहीं दिखेगा। सब के सब सिर्फ और सिर्फ सबसेट बता देंगे आपको, दैट ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन। फिर आपको दिखेगा कि सर हमें तो डिफाइन भी करे जा रहे हैं रिलेशन, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर रिलेशनशिप डिफाइंड होते हैं या फिर मैं कोई सा भी ऐसे ही अपने मन से सबसेट उठा लूंगा उसको रिलेशन बोल सकता हूं। तो आपको समझ आ गया कि आप डिफाइन करके भी उठाओगे उसको भी रिलेशन बोला जाता है, अब्स्ट्रैक्ट तरीके से उठाओगे उसको भी बोला जाता है। इन टोटलिटी दोनों के दोनों होने सबसेट ही वाले हैं ए क्रॉस बी के। अब इसको एक बहुत बेहतरीन तरीका है समझने का, जैसे मैं आपको आपके घर वाले से बोलूं कि आपने क्या किया, आपने देख लिया अपने घर वालों में सबको आपने एक इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर में लिख दिया। आपने अपने पापा के साथ आपको जोड़ दिया, मम्मी के साथ आपको जोड़ दिया, भाई के साथ आपको जोड़ दिया, और फिर आपके कजन्स वगैरह। तो आपने बोला कि चलो यार एक रिलेशनशिप डिफाइन करता हूं जहां पे मेरी जो क्लोज फैमिली है ना वही वाले मैं एलिमेंट्स उठाऊंगा। तो आप अपने मम्मी के साथ उठ जाओगे, पापा के साथ उठा के रख दोगे, अपने आप को भाई के साथ, दादा दादी इनके साथ। लेकिन अब मैं बोलूंगा कि आप यहां पर हो और मान लो महाराष्ट्र में कोई बंदा बैठा है पुनीत करके, तो आप बोलोगे उसके साथ तो सर मेरा कोई रिलेशन ही नहीं है। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं बेटा है, इंसानियत का रिलेशनशिप है।
तो इसलिए आप बोलोगे सर कि ये वर्ड तो एक्चुअली सिर्फ तभी यूज होना चाहिए ना जब कोई डिफाइंड रिलेशनशिप होगा। आप ऐसे ही किसी को भी उठा रहे हो तो उसको रिलेशन क्यों बोल रहे हैं सर? इसलिए बोल रहे हैं कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर में अगर आपको डिफाइंड रिलेशनशिप ना दिखे तो नॉट डिफाइंड अब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप जरूर होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंसानियत का रिश्ता है। ठीक है, तो अब अगर आपको समझ आ गया होगा कि सर ये सेट ए है और सेट बी है, इससे अगर ए क्रॉस बी बनता है, सबसे पहले तो वो आपको ए क्रॉस बी ना देके डायरेक्टली डिफाइंड रिलेशनशिप भी दे सकता है कि आपको ऐसे एलिमेंट्स पेयर करने हैं जो ये रिलेशनशिप को होल्ड करे। आप फटाफट से उसको उठा लोगे ए क्रॉस बी में से और उसको बोल दोगे कि ये रिलेशन का सेट है। और अगर वो कुछ नहीं डिफाइन करता है, अब्स्ट्रैक्टली बोलता है, तो यू आर फ्री टू चूज एनी सबसेट, वो भी रिलेशन कहलाएगा। अब आप एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ो, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। दैट इज, इट इज रिटन हियर, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग a relationship between the first element and the second element। अब जब डिस्क्राइब नहीं होगा तो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप के हिसाब से भी उसको रिलेशन बोल सकते हैं। एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी, सेकेंड एलिमेंट को बोला जाता है बेटा इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को? चलो फटाफट से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक मोर अबाउट रिलेशंस। बेटा अब मैं अगर आपको ना एक एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर देता हूं कि मान लो यहां पे मैंने ले लिया सेट ए, यहां पे ले लिया सेट बी। मैंने क्या किया, मैंने यहां पे ले लिए बेटा अपने एलिमेंट्स, जैसे कि -1 1 -2 2, ठीक है, और यहां पे मैंने ले लिया 1 3 4 5 9। और अब आपको ए क्रॉस बी नहीं लिखना, सबसे पहले मैंने डायरेक्टली बोला कि आपको रिलेशनशिप दे रहा हूं मैं, आर इज सच दैट, आर आपको बता रहा हूं मैं कि आपका रिलेशन क्या है, डिफाइंड रिलेशनशिप क्या है, दैट देखो एक्स कॉमा वाई या फिर ए कॉमा बी, वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, वाई बिलोंग्स टू सेट बी, सच दैट y is a square of x। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। अब आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ, अब देखो ए क्रॉस बी में तो बेटा 4 × 5 20 एलिमेंट्स होंगे, टोटल 20 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, लेकिन उसमें से उठाने कौन से, सबसेट कौन सा उठाना है जो इसको सेटिस्फाई करे, इसको सेटिस्फाई करे। आप नॉर्मली अगर ये नहीं दिया होता तो कोई सा भी सबसेट उठाते उसको भी आप रिलेशन बोलते। अगर दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग चलूंगा, तो बेटा आपको पता है -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, ये उठेगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर भी 1, ये भी उठेगा। ठीक है, -2 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, 4, ये भी उठेगा, और 2 4 ये भी उठेगा। तो ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आपके इस रिलेशन को होल्ड करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, इसलिए ये आपका रिलेशन का सेट हो जाएगा। ठीक है, चलो कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा यहां पे फटाफट से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और चीजों को समझ लेते हैं। इफ a is equal to 1 2 3 4 and b is equal to 5 6 7 8, then which of the following are relations from a to b, give answer। तो यहां पे आपको दिया हुआ है बेटा, सबसे पहले पहला रिलेशन ये है, दूसरा रिलेशन ये है, और पूछा है कि कौन सा इसमें से a to b में रिलेशन है या नहीं। अब कैसे चेक करेंगे कि अगर सबसेट दिखा तो वो रिलेशन हो जाएगा, अगर नहीं दिखा तो वो नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 1 ठीक है, 2 है, 3 है, 5 है भैया जी, 7 है भैया जी, 8 है भैया जी। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे दिख रहा है कि ये क्या है, सबसेट है आपका ए क्रॉस बी का, तो ये आपका रिलेशन कहलाएगा। सेकंड वाले पे आते हैं बेटा। तो देखो यहां पे ना ये 6 आ गया, लेकिन 6 आपके सेट ए में कहीं पे है ही नहीं, तो ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो भैया जी ये आपका ए क्रॉस बी का सबसेट क्या है, नहीं है, हेंस दिस इज नॉट अ रिलेशन, रिलेशन ये नहीं है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा भाई, है मजा आ रहा होगा तो सेशन को लाइक कर देना और बढ़िया से चीजों को सीखो। नोट्स बाद में भी बना सकते हो, पहले आराम से फीड कर लो। जब आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर ने बताया है, इसको मेरे को लिखना है लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए, वीडियो को पॉज करो और फिर लिखना चालू करो।
अब बेटा रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे आप सेट में भी सीख कर आए थे, तो रोस्टर फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है, एरो डायग्राम होता है। यूजुअली आपको एरो डायग्राम दिखेगा बहुत जगह, लेकिन रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म भी हम लोग समझ लेते हैं। उससे पहले बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक्चुअली क्लास 12th का कॉन्सेप्ट है। क्लास 12th में भी आप रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ोगे, वहां पे आप लोगों को ये पढ़ना होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं क्योंकि कभी कभी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप जब बेटा ऐसा रिलेशन उठाते हो ए क्रॉस बी में से जहां पे आपको दिखे कि यार कोई एलिमेंट है ही नहीं, मतलब मैंने ए क्रॉस बी में से, आपको पता है ना, ए क्रॉस बी में 5 सेट उठा लिया। क्या उठा लिया? एम्प्टी सेट उठा लिया। यहां से मैंने पिक करा क्या? रिलेशन जहां पे मेरे को कोई सा भी एलिमेंट नहीं दिख रहा है, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा बेटा? एम्प्टी रिलेशन बोल दूंगा। अगर मैं पूरा का पूरा ए क्रॉस बी उठा लेता हूं, पूरा का पूरा ए क्रॉस बी उठा लू रिलेशन में, तो उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलूंगा? यूनिवर्सल रिलेशन। तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये दोनों के दोनों एक्सट्रीम केसेस है, एक जीरो वाला और एक यूनिवर्सल वाला। क्या बोला मैंने? समझ आ गया दोनों के दोनों की डेफिनेशन। अब R1 एंड R2 आर रिलेशंस फ्रॉम A टू B, देन R1 यूनियन R2, R1 इंटरसेक्शन R2, R1 माइनस R2 आर ऑल्सो रिलेशंस फ्रॉम A टू B। क्लियर है? ऑब्वियस सी बात है, जब आप सब सेट्स के साथ ही खेलोगे तो वो आप लोगों के यार ए क्रॉस बी में ही बिलोंग करेंगे ना, तो दे विल ऑलवेज बी रिलेशंस, है ना? बहुत सिंपल सी बात है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। राइट द रिलेशन बिटवीन सेट्स पी एंड क्यू गिवन बाय एरो डायग्राम इन रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो बेटा आपको पता है सेट बिल्डर फॉर्म में आपको क्या लिखना है? इस तरीके से लिखना है कि आप अपने रिलेशन को एग्जैक्टली नहीं लिखोगे, स्टेटमेंट की टर्म्स में लिखोगे। रोस्टर फॉर्म में क्या लिखोगे? आप एलिमेंट्स लिखोगे अपने। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है 9 4 25 और यहां पे 5 4 3 2 1 -2 -3 -5। तो आप किसको किससे मिला रहे हो बेटा? 5 को 25 से। तो देखो ये स्क्वायर वाला ही कॉन्सेप्ट है, आपने सबसे पहले विजुअलाइज कर लिया। ठीक है, तो आपको एरो डायग्राम में सबसे पहले रिलेशन क्या दिख रहा है? आप रिलेशन को मेंशन करोगे। रिलेशन दिख रहा है कि अगर आप x एलिमेंट लेते हो इसका और y लेते हो इसका, सच दैट x बिलोंग्स टू सेट P, y belongs to set Q, then आपको क्या दिख रहा है? that x जो x में है आपको वो दिख रहा है कि y के स्क्वायर है। ठीक है, y के स्क्वायर है। देन आपको दिख रहा है x शुड बी इक्वल टू y स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो ये कंडीशन आपको दिख रही है, ये आपने पहले रिलेशनशिप डिफाइन कर दिया। अब बेटा आप अगर रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो वो कैसे लिखोगे? डायरेक्टली आपको जो जो मैचिंग दिख रही है वो लिख लोगे। जैसे 9 को आप जोड़ दोगे 3 के साथ, फिर -3 के साथ, एंड सो ऑन, ऐसे करके लिख दोगे आप। और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है इस फॉर्म में लिखोगे और वहां से पिक करोगे। फिर चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस पे आते हैं। मेरे को एक बात बताओ, हमने बात करी ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करी थी दूसरा तीसरी स्लाइड में, कि अगर मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में p इंटू क्यू है, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे बेटा? 2 की पावर p इंटू क्यू। अभी मैंने आपको बताया रिलेशंस और कुछ नहीं होते, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी ही होते हैं। तो जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे उतने ही तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे ना। जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स उतने ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। तो आपको यही चीज यहां पे दिख रही है। लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी फिनाइट सेट्स कंटेनिंग m and n एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, देन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी इज m into n। ये बात हमें पता है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा बेटा? 2 की पावर m into n। क्लियर है? 2 की पावर m into n। Hence total number of relations from set A to B is also what is 2 की पावर m into n, because each relation from A to B is a subset of A cross B। समझ आ गया? यही चीज मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। Among these two relations, the void relation जो हमने अभी पढ़ा, empty relation, and the universal relation, इन दोनों को एक अलग नाम से भी बुलाया जाता है, ट्रिवियल रिलेशंस बोला जाता है। ये भी क्लास 12th का टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको भी समझा दिया। ठीक है, जो आपका एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, जिसको मैं एक्सट्रीम रिलेशंस भी बोल रहा था, उसका एक और नाम है ट्रिवियल रिलेशंस। तो अगर मैं बात करूं कि आपके कितने टोटल ट्रिवियल रिलेशंस होते हैं, तो आप बोलोगे 2।
टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल रिलेशंस कितने होंगे? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी m इंटू एन है तो आप बोलोगे 2 की पावर m इंटू एन टोटल रिलेशंस माइनस दीज ट्रिवियल रिलेशन, दैट इज 2 की पावर m इंटू एन माइनस 2 आपका क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल रिलेशंस। जो ट्रिवियल नहीं होंगे वो नॉन ट्रिवियल हो जाएंगे अपने आप ही, है ना? क्लियर है? जैसे मेरे से पढ़ना जिसको अच्छा लगता है उसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, लेकिन जिसको मेरे से पढ़ना अच्छा नहीं लगता ऐसा कोई है ही नहीं। ठीक है, तो एक तरीके से यूनिवर्सल रिलेशन हो गया है। चलो गंदा जोक था, इग्नोर कर देना, ठीक है। अब आते हैं बेटा डोमेन, कोडोमेन और रेंज पे। तो आपको पता होना चाहिए कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन आर इज डोमेन। आप जब भी रिलेशन लिख रहे थे अभी तो आप ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे थे, है ना? ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले नंबर पे आ रहा था ना रिलेशन के सेट में, जब आप उसका एक कलेक्शन ले लेते हो तो उसको क्या बोला जाता है? डोमेन बोला जाता है। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है डोमेन क्या होगी रिलेशन की? आप सारे के सारे ए को उठा लोगे, जब सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट्स को उठा के एक साथ डाल दोगे तो वो आपके डोमेन हो जाएंगे। रेंज क्या हो जाएगी? आपके दूसरे एलिमेंट्स जब आप उठा लोगे सारे के सारे रिलेशन के सेट से तो उसको बोल दोगे रेंज। अब कोडोमेन किस चिड़िया का नाम है? तो बेटा जब आप ए क्रॉस बी करते वक्त सेट ए और सेट बी में से ही तो सबसेट उठा रहे थे ना, तो जो ये सेट बी है, कंप्लीट सेट बी, इसको क्या बोला जाता है? इसके सारे के सारे एलिमेंट्स को जब आप कंबाइन करोगे तो क्या बोला जाएगा? कोडोमेन। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? होल सेट बी इज कोडोमेन। अब आपको पता है कि यार जो ये रेंज में सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं ये आए तो सारे के सारे सेट बी से ही है ना, तो क्या आपका रेंज सबसेट नहीं हो गया कोडोमेन का? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसको मैं आपको समझा देता हूं इससे, जैसे एक एग्जांपल से। जैसे आपको रिलेशन दिया हुआ है यहां पे, डायरेक्टली रिलेशन दिया हुआ है, मतलब ये ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। ए क्रॉस बी का एक सबसेट है और दिख भी रहा है कि सेट ए और सेट बी उसने दिया हुआ है। टोटल कितने एलिमेंट्स होने चाहिए थे ए क्रॉस बी में? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, मतलब 4 इंटू 5 20। उसमें सिर्फ 4 उठाए हैं हमने ये। ठीक है, अब इसमें मेरे को नहीं देखना क्या रिलेशन है क्या नहीं है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ देखना है कि मेरी डोमेन क्या होगी। तो अगर मैं डोमेन की बात करूंगा तो सारे के सारे पहले वाले एलिमेंट्स को आप उठा लो। ठीक है, जो भी आपको रिलेशन में दिख रहे हैं उन एलिमेंट्स को उठा लो। तो 1 1 3 6, तो जो भी रिपीट हो रहा है उसको सिर्फ एक ही बारी लेंगे भाई। 1 3 6 आपकी डोमेन हो जाएगी। रेंज क्या हो जाएगी बेटा? रेंज क्या है? आपके सारे के सारे जो सेकंड नंबर पे दिख रहे हैं दैट इज 2 5 4 7, 2 5 4 7 यहां पे ले लो। और आपकी कोडोमेन क्या हो जाएगी बेटा? कोडोमेन और कुछ नहीं होता, जितना सेट बी में दिख रहे हैं ये सारे के सारे आपकी क्या हो जाएगी? कोडोमेन हो जाएगी। कोडोमेन। क्लियर है चंगा जी? चलो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। डिटरमाइन द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट, वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो आप खुद देखो, आपको ना एक्स वाई को इस तरीके से डिफाइन करना है, रिलेशन को इस तरीके से चूज करना है कि आपका सबसे पहले तो आप सेट जो x उठाओगे वो भी नेचुरल नंबर के सेट से उठाओगे, y उठाओगे वो भी नेचुरल नंबर के सेट से उठाओगे, और उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होल्ड करना चाहिए कि उनका सम क्या होगा? 10 होगा। तो चलो मैं लिखना चालू करता हूं। अगर मैं बात करूं बेटा कि मैं x की जगह 1 डाल दूं, 1 एक नेचुरल नंबर है, तो y की जगह क्या डलेगा बेटा? 9 डलेगा। अगर मैं x की जगह 2 डाल दूं तो y की जगह क्या डलेगा बेटा? 8 डलेगा। सिमिलरली अगर मैं x की जगह 3 डाल दूं तो y की जगह 7 डलेगा। बोलो हाँ या ना? अगर मैं x की जगह 4 डाल दूं तो y की जगह 6 डलेगा। फिर मैं 5 डाल दूं तो 5 डलेगा। फिर मैं 6 डाल दूं तो 4 डलेगा। 7 डाल दूं तो 3 डलेगा। 8 डाल दूं तो 2 डलेगा। 9 डाल दूं तो 1 डलेगा। क्या मैं 10,0 या फिर 0,10 डाल सकता हूं? नहीं डाल सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर से उठाने हैं। ठीक है, तो 1 से चालू होते हैं नेचुरल नंबर, प्लीज ध्यान देना इस बात का। अब आपको इसके अलावा कोई और आता हुआ दिख रहा है? जल्दी बताओ। अब आप बोलोगे सर आपने तो x से चालू किया, y को भी तो 1 डालो, तो बेटा देखो वो ऑटोमेटिकली यहां पे आते चले गए हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो आते चले गए हैं। तो अब आपको इसकी डोमेन लिखनी है बेटा, तो डोमेन क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और रेंज क्या हो जाएगी? अगेन सेम 1
2 3 4 5 6 7 8 9। कोडोमेन की बात करूं तो कोडोमेन क्या है, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का सेट होगा। ठीक है, क्लियर। चलो अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद करना भाई, अगर मैं हर क्वेश्चन कराने लगा तो फिर तो ये लेक्चर बेटा 5 घंटे में भी खत्म नहीं हो पाएगा, तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को खुद से भी करने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को सारे के सारे 1 नंबर कर दूंगा, पॉलिश कर दूंगा। ठीक है, चलो अब आते हैं बेटा, रिलेशन के बारे में पढ़ लिया, तो अब इनवर्स रिलेशन क्या होता है। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, जैसे हमने अभी बात करी बेटा, दैट रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी फ्रॉम अ सेट ए टू बी। तो इनवर्स रिलेशन क्या है, आप ए को यहां पे, अरे बी मैंने बड़ा क्यों बना दिया, और बी को यहां पे रख रहे थे आप, फिर आप क्या कर रहे थे, ए क्रॉस बी ले रहे थे, जहां पे आप पहले एलिमेंट्स लोगे ए के, सेकंड नंबर पे लोगे बी के, है ना, यही कहानी हो रही थी। फिर उसमें से सबसेट उठा रहे थे तो रिलेशन कहला लेते थे। तो अब ये इनवर्स रिलेशन क्या होता है बेटा, डिनोटेड बाय आर इनवर्स इज नथिंग बट अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। दैट इज, अब आप उल्टा चलने लगे हो और कुछ नहीं, पहले आप ऐसे चल रहे थे, अब आप ऐसे चलने लगे हो, तो मतलब आप अपने ऑर्डर्ड पेयर को घुमा रहे हो। याद है मैंने क्या बोला था, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए अलग अलग चीजें हैं। तो अगर आपको आपके रिलेशन में दिखता है ए कॉमा बी, तो आपके इनवर्स रिलेशन में क्या दिखेगा बेटा, बी कॉमा ए टाइप की चीजें दिखेंगी। दैट मीन्स आप अपने ऑर्डर्ड पेयर्स को उल्टा कर दे रहे हो, वही यहां पे लिखा हुआ है, इज अ रिलेशन फ्रॉम ए बी टू ए एंड इज डिफाइंड बाय आर इनवर्स बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। तो आपके रिलेशन में जो भी आपके ऑर्डर्ड पेयर दिखें, जब आप उसको इनवर्स कर दोगे, उल्टा कर दोगे, तो वो आपके इनवर्स रिलेशन में आ जाएंगे। Thus, A comma B belongs to R. It implies that B comma A belongs to R inverse. For all A belongs to set A, small b belongs to set B. अब आपको अपने आप ही पता चल गया, जब आप इनको उल्टा कर रहे हो तो आप डोमेन और रेंज को भी उल्टा कर रहे हो, है ना। तो वही है, आपको दिया हुआ है कि जो आपकी R इनवर्स की डोमेन होगी वो एक्चुअली रेंज होती है R की। जो आपकी रेंज होगी आर इनवर्स की, आप खुद देखो ना, आपने जब पहले नंबर पे एलिमेंट्स और दूसरे नंबर पे एलिमेंट्स को घुमाई दिया, तो आपकी डोमेन और रेंज भी तो इंटरचेंज हो गई। वही चीज यहां पे आपको लिखी हुई दिख रही है। चलो भाई, two finite sets A and B have m and n elements respectively. If the total number of relations from A to B is 64, then the possible values of m and n can be। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पॉसिबिलिटीज देखनी है और सॉल्व करना है। चलो ये वाला क्वेश्चन हम लोग लाइव सॉल्व कर लेते हैं। A and B have m and n elements respectively if the total number of relations from A to B, total number of relation मतलब कि आपको total number of subsets दिया हुआ है, किसके बराबर, 64 के बराबर। then the possible values of m and n can be। तो देखो यार 64 है ना, 64 कैसे आ सकता है बताओ मेरे को जल्दी से। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, सबसे पहले तो फॉर्मूला अगर मैं बताऊं तो 2 की पावर m इंटू एन इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, 64 के बराबर। यही दिया हुआ है आप लोगों को, क्लियर। अब आप बताओ 2 की कौन सी पावर 64 हो जाएगी। अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 4 होता है 16, और फिर 16 को मैं 2 स्क्वायर से करूंगा, 4 से करूंगा तो ये 64 आता है। तो ये कुछ नहीं है सर, 2 की पावर 6 है ना। 2 की पावर 6 किसके बराबर होता है, 64 के बराबर होता है। तो सर m इंटू एन किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। तो सर 6 वाला केस आप देख लो जहां पर भी आपको दिख रहा है। तो बेटा अगर 1 और 5 होते तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 इंटू 5 दैट इज 5 के बराबर होते, नेग्लेक्टेड। 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 3 6, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये सब क्वेश्चंस आप खुद करना कुछ कुछ, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन अगर मैं लाइव कराऊंगा, लेकिन मैं क्वेश्चंस लेकर बहुत सारे आया हूं ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के टाइप की प्रैक्टिस हो जाए। कुछ लाइव कर लेंगे, कुछ आप खुद से करोगे, स्पून फीड नहीं कराऊंगा, मेहनत करनी पड़ेगी तभी बात बनेगी। ठीक है, और रेगुलरली इस चैनल पे जो भी वीडियोस आए आपको देखनी ही देखनी है, क्योंकि मैं धीरे धीरे इस पे आपका पूरे सिलेबस के वन शॉट डाल दूंगा। इससे शुरुआत हो रही है, शायद अगले ही दिन जब ये वीडियो अपलोड होगा उसके अगले ही दिन आपको सेट्स का वन शॉट मिल जाएगा, उसके अगले ही दिन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी वन शॉट मिल जाएगा। चलो क्वेश्चंस को स्किप कर रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को करने हैं क्वेश्चंस। अब आते हैं बेटा फंक्शन के बारे में जानते हैं। रिलेशन के बारे में जान चुके हैं, अब फंक्शन के बारे में जानेंगे और कुछ ग्राफ के बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। और अभी हम लोग बहुत सही स्पीड पे चल रहे हैं। पानी वानी पीना चाहते हो तो पी लो, ठीक है, मैं भी चलो पानी पी लेता हूँ यार, गले की बैंड बज रखी है, इतना लगातार बोलूंगा तो थोड़ी सी और बैंड बज जाएगी। पानी वानी पी लो तुम लोग भी, और फिर फंक्शन की कहानी चालू करते हैं।
चलो भाई चालू करें फिर। तो बेटा फंक्शन क्या है? रिलेशन के बारे में तो समझ आ गया सर कि ए क्रॉस बी के सबसेट्स को हम रिलेशन से डिफाइन कर लेते हैं। तो फंक्शन और कुछ नहीं है, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। मतलब ये भी सबसेट ही है ए क्रॉस बी का, क्योंकि रिलेशन तो है ही। लेकिन कौन से रिलेशन को आप फंक्शन कहलाओगे, कौन से रिलेशन फंक्शन कहलाएंगे, यही तो पूरा का पूरा गेम है। तो बेटा ऐसे रिलेशन को आप फंक्शंस बोलोगे जहां पे आपको कॉरेस्पॉन्डेंस दिखे बिटवीन टू सेट्स। अ फंक्शन इज आल्सो नोन एज मैपिंग। फंक्शन के कुछ और भी सिनोनिम्स हैं, इसको मैपिंग की तरह भी पढ़ाया जाता है और इसकी इमेजेस की तरह भी पढ़ाया जाता है, इनपुट आउटपुट की तरह भी पढ़ाया जाता है। मैं आपको सारी की सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। तो सबसे पहले मुद्दा आता है बेटा, अगर कोई मेरे को ब्लैंक स्लाइड दिखती है तो यहां पे मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद जब डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो आपको अपनी चीज सारी की सारी समझ आ जाएगी। कौन से रिलेशंस को फंक्शन बुलाया जाएगा, सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि कौन से रिलेशंस क्वालिफाई होंगे फंक्शंस कहलाने के लिए। तो ऐसे रिलेशंस, क्या बोला मैंने बेटा, ऐसे रिलेशंस, जैसे मैं बोल रहा हूं कि यहां पे मैंने ले लिया बेटा ए क्रॉस बी, ठीक है, मान लो चलो इसको ले लिया मैंने ए, इसको ले लिया बी, ठीक है। यहां पे आप लोगों के कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूं मैं 1 2 3 4, और यहां पे कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूं मैं ए बी सी। तो फंक्शन की ना कुछ कंडीशन है कि भैया जी मैं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करूंगा तभी तुम मेरे को फंक्शन बुलाना, वरना तुम मेरे को नॉर्मल रिलेशन भी बुला सकते हो। तो फंक्शन क्या बोलता है कि सबसे पहले तो आप अपने सेट ए के एलिमेंट्स को छोड़ नहीं सकते। मतलब यहां पे जो है वो सारे के सारे आपको डालने पड़ेंगे रिलेशन के अंदर, ठीक है। तो 1 2 3 4 सबके सब ही आपको रिलेशन के सेट में एज फर्स्ट एलिमेंट दिखने चाहिए। उसके बाद आप लोगों को दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी है मेरे को फंक्शन कहलाने के लिए, कि आपके हर एक सेट ए के एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोल दूं इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज ये है, तो आप बोलोगे सर यहां पे मेरे को दिख रहा है कि 2 की इमेज भी बी है और 4 की इमेज भी बी है, तो यहां तो सर दोनों की ही सेम इमेज हो गई। मैंने क्या बोला, दोनों की वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। क्या ये इसकी इकलौती इमेज है, आप बोलोगे हाँ। क्या ये इसकी भी इकलौती इमेज है, आप बोलोगे हाँ। चाहे सेम हो गई दोनों की इमेज, लेकिन इन दोनों के लिए तो ये इकलौती है ना भाई, है ना। दो इंसानों को अगर एक ही लड़की से प्यार हो गया, उसको तो यही लगता है ना कि ये मेरा प्यार है, उसको तो यही लगता है ना कि ये मेरा प्यार है, तो ये अलाउड है। क्या अलाउड नहीं है, अलाउड क्या नहीं है बच्चों, ध्यान से समझना। अलाउड ये नहीं है कि जब एक इंसान यहां पे दो इंसानों से प्यार कर ले, दैट इज, अब आपको दिख रहा है कि इसकी यहां पे दो इमेजेस हो गई, एक इमेज नहीं है, तो ये जब भी आपको दिखेगा आप इसको फंक्शन नहीं बोल सकते। तो अब इसको इनपुट आउटपुट मेथड से भी समझो। यहां पे जो आपके सेट ए के सारे एलिमेंट्स होते हैं, इसको हम लोग इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। और जो आपको इमेजेस मिलेंगी बेटा आपकी ऑब्वियसली सेट बी में होंगी, उनको क्या बोलते हैं, सारे की सारी नहीं, जो भी एज इमेजेस निकलेंगी उनको बोलते हैं आउटपुट। तो अगर मैं इनपुट को मैप करना चाहूं, देखो मैपिंग वर्ड कैसे यूज होता है, इनपुट को अगर मैं मैपिंग करना चाहूं, मतलब इनपुट को जब मैं एक फंक्शन के अंदर भेजूंगा ना, तो ये फंक्शन कब कहलाएगा, जब आपकी एक इनपुट के बदले एक इनपुट मिले। ये चीज ट्रू है। अगर आपको x1 x2 दो डिफरेंट इनपुट्स पे सेम आउटपुट मिल जाती है, जो मैंने अभी केस दिखाया था, ये भी अलाउड है, क्योंकि दोनों की तो इकलौती इमेज है ना। लेकिन अगर आपकी एक इनपुट पे आपको दो आउटपुट्स मिल रही हैं, तो इसको बेटा आप फंक्शन नहीं बोल सकते, ठीक है, इसको आप फंक्शन नहीं बोल सकते। अब आप अगर प्रीवियस स्लाइड पर जाके इस कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन से रिलेशंस को फंक्शन बोला जाता है। अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन। सबसे पहले एवरी वर्ड, मतलब कोई भी आप सेट ए का एलिमेंट छोड़ नहीं सकते हो, पहली कंडीशन।
दूसरी कंडीशन, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इसको और किस तरीके से समझ सकते हो? इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अ फंक्शन f इज अ रिलेशन फ्रॉम अस नॉन एम्प्टी सेट A टू अ नॉन एम्प्टी सेट B सच दैट नो टू एलिमेंट्स, no two distinct ordered pairs in F have the same first element or component। मतलब आपको जब ये दिखे कि भैया जी मेरी दो इमेजेस के लिए पहले नंबर पे सेम आदमी नहीं आ रहा है, जो हमने अभी आपको इसके अगले वाली स्लाइड पर सिखाया कि आपका एक इनपुट दो आउटपुट के साथ चिपका हुआ नहीं दिखाई दे सकता है। तो अगर आपको ऐसा भी दिखता है कि आपको पहले नंबर पे दो मतलब सेम शख्स दिख रहा है बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में, तो वो अपने आप ही फंक्शन नहीं कहलाएगा क्योंकि सेकंड कंडीशन वायलेट हो रही है। तो चाहे मेरी पहली कंडीशन वायलेट हो जाए, चाहे मेरी सेकंड कंडीशन वायलेट हो जाए, आप उसको फंक्शन नहीं बोल सकते। ठीक है, अब इमेज एंड प्री इमेज ये वर्ड यूज होता है। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, जो आप यहां पे सेट ए में एलिमेंट से सेट बी में एलिमेंट से, अब देखो यहां पे मैं डाल देता हूं 1 2 3 4। एक और केस समझो, यहां पे डाल देता हूं ABCD। आपका 1 की इमेज ये, मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से समझना, 2 की इमेज ये, 3 की इमेज ये, 4 की इमेज ये। आप बोलोगे सर D छूट गया, मैं बोलूंगा कोई बात नहीं बेटा, अलाउड है। ऐसा नहीं है कि आपको लेना ही लेना है सबके सबको। ठीक है, तो आपके यहां पे अगर मैं आउटपुट बोलूं तो ABC है, लेकिन सेट बी में आपके ज्यादा एलिमेंट्स है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अभी आपको मैं कोडोमेन डोमेन रेंज के बारे में बताऊंगा तो समझ आ जाएगा आपको। तो ये एक फंक्शन है क्योंकि आपने सेट ए के कोई से भी एलिमेंट को नहीं छोड़ा और हर एक की वन एंड ओनली वन इमेज है, दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये मेरा फंक्शन तो है। अब बेटा जो यहां पर है ना, यहां पर जो है सेट बी में जो आपके मैपिंग करके आपको मिले हैं आउटपुट्स, वो क्या है? आपकी इमेजेस। जैसे आप बोलोगे A इज द इमेज ऑफ 1 अंडर फंक्शन F, B इज द इमेज ऑफ 2 अंडर फंक्शन F। इसको कैसे लिखते हैं याद है आप लोगों को? आप 10th में पढ़कर आए थे, y इज इक्वल टू f ऑफ x। वहां पे बोलते थे y इज अ फंक्शन ऑफ x, लेकिन आपको समझ नहीं आता होगा शायद कि सर क्यों हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो आप देखो, जब आप फंक्शन के अंडर इनपुट x को डालोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगी? y मिलेगी। क्या बोला मैंने? एक फंक्शन में जब आप x इनपुट को डालोगे तो आपको f मिलेगी। इसी को मैथमेटिकली क्या लिखा जाता है? व्हेन यू पुट x अंडर f, x अंडर f ऐसे लिखा, तो आपको क्या मिल रहा है? एज आउटपुट y। ठीक है, तो अब आपकी जो यहां पे दिख रही है इसको बोलेंगे A इज द इमेज ऑफ 1, B इज द इमेज ऑफ 2, C इज द इमेज ऑफ 3। और प्री इमेज क्या है बेटा? प्री इमेज और कुछ नहीं है, जैसे इसको बोला जाता है दैट 1 इज द प्री इमेज ऑफ A, 2 इज द प्री इमेज ऑफ B। तो जब आप उल्टा बोलना चालू कर दो तो प्री इमेज वर्ड यूज हो जाता है। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल करते हैं हम लोग फंक्शन पे बेस्ड, फिर हम लोग थोड़ी सी कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। लेट A इज इक्वल टू 2 3 4 ये एलिमेंट्स है, B सेट में 3 4 5 एलिमेंट्स है, F1 F2 एंड F3 भी 3 सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B डिफाइंड एज दिस। तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से फंक्शंस नहीं है। तो अगर मैं F1 को देखूं बेटा तो 2 3 3 4 4 5। सबसे पहले देखो क्या आपकी पहली कंडीशन, क्या मतलब सेट A के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे पहले नंबर पे मौजूद हैं, यहां भी है, यहां भी है, यहां पर भी है, मतलब सबकी मैपिंग हो रही है। अब इमेजेस देखते हैं कि इमेजेस आपको कैसे दिख रही हैं। तो 2 3 के साथ मैप हो रहा है, 3 4 के साथ, 4 5 के साथ, सबकी वन एंड ओनली वन इमेज है भाई, सबकी वन एंड ओनली वन इमेज है, तो मतलब ये फंक्शन है। दूसरे पे आता है, आप सबसे पहले देखो सारे के सारे यूज हो रहे हैं 2 3 4, तो 2 है, 3 भी है, 4 भी है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या कि आपकी वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए, लेकिन आपको यहां पे दिख रहा है कि 2 3 के साथ भी आशिकी लड़ाना चाह रहा है, 2 4 के साथ भी आशिकी लड़ाना चाह रहा है, जो कि अलाउड नहीं है क्योंकि 2 की यहां पे 3 और 4 दो इमेजेस हो गई। तो ये मेरी सेकंड केस को वायलेट कर रहा है, हेंस दिस इज नॉट अ फंक्शन, हेंस दिस इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन यहां पे F3 की बात करूं तो बेटा 2 है, 3 है, लेकिन 4 मौजूद ही नहीं है, 4 को इसने इग्नोर कर दिया। तो यहां पे मेरी पहली कंडीशन वायलेट हो रही है कि आपको सेट ए के सारे एलिमेंट्स को उठाना है, एज इनपुट लेना पड़ेगा, तो ये भी फंक्शन नहीं है। क्लियर? इस एग्जाम्पल से आई थिंक आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ना, पूरा का पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ समझ आ गया होगा। अब मुझे बताओ रिलेशंस एंड फंक्शंस का, अगर तुमको मैं कोई सा भी ऐसा भयानक सा क्वेश्चन भी पूछ लूं ना थ्योरी से रिलेटेड, अभी प्रॉब्लम्स और करेंगे क्योंकि मेन प्रॉब्लम्स आपको होती है डोमेन निकालने के
क्वेश्चंस में, रेंज निकालने के क्वेश्चंस में, वो सब प्रॉब्लम भी करवाऊंगा आप लोगों को। लेकिन अब फंक्शन की पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा अगर और आगे चलते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। For each element x belongs to A, there is a unique element y belongs to B. Clear? ये चीज हम सबको पता है। The element y belongs to B is called the image of x under the function f. ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। Also y is called the value of function f at x. Function a to b is not a function if there is an element in A which has more than one image in B. ये भी चीज मैं बता चुका हूं। But more than one element of A may be associated to the same element of B. मतलब सेट A में दो लोगों का प्यार सेम हो सकता है सेट B में, लेकिन एक इंसान सेट A का दो लोगों से प्यार नहीं कर सकता सेट B में। यही यहां पे इंग्लिश में लिखी हुई है। Function from A to B is not a function if element in A does not have an image in B. मतलब अगर आप कोई सा भी एलिमेंट छोड़ते हो तो उसको भी आप फंक्शन नहीं बोलोगे। जो पिछले एग्जाम्पल में सीखा था यहां पे वो स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख रखा है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो यहां पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं। आपको यही बताना है कि इसमें से कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन से नहीं फंक्शन है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है भाई। लेट अस मूव अहेड। अब आते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन पे। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ ए कॉरेस्पॉन्ड्स टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी, whereas every element in B need not to be image of some element in some x in A, then the set A is called the domain of the function f and the set B is called the codomain of the function. The subset of B containing the images of the elements of A is called the range of the function. तो आपके जो भी पहले नंबर पे आ रहे थे ना, जैसे रिलेशन में थे, यहां पर मतलब आपका बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो जो इनपुट का सेट है, सारी की सारी जो इनपुट्स का सेट है उसका जो कलेक्शन है वो क्या हो जाएगा आपका डोमेन। मतलब जो भी आपके फर्स्ट नंबर वाले एलिमेंट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, जो आपके फंक्शन के अंदर जाएंगे तो आउटपुट देंगे, उन सबका कलेक्शन, उन सबका सेट डोमेन कहलाएगा। जो आपको पूरा का पूरा आपका सेट बी दिख रहा है, दोबारा से पूरा का पूरा जो सेट बी दिख रहा है, जहां पे मैपिंग होगी, जिसके अंदर मैपिंग होगी, वो क्या कहलाता है? कोडोमेन कहलाता है। जो मैप होके फाइनली एज इमेजेस आ रहे हैं, आउटपुट का सेट या फिर इमेजेस का सेट, इसको आप क्या बोलोगे बेटा? इसको आप बोलोगे रेंज। कहानी क्लियर है? बहुत सिमिलर है रिलेशन से, ठीक है, बहुत सिमिलर है। तो अब समझ आ गया होगा आपको कैसे इनपुट आउटपुट मैपिंग क्यों यूज किया जाता है, किस तरीके से देखना है। फंक्शन को आप एक मशीन की तरह देख सकते हो कि आपने कुछ डाला और फिर वो कुछ बाहर निकाल रहा है, ठीक है। चलो कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब आता है बेटा कि अगर आपको ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली किसी फंक्शन को आइडेंटिफाई करना हो कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो मेरे को बताओ, क्या हर एक फंक्शन रिलेशन होगा? और अगर दूसरा क्वेश्चन पूछूं तो क्या हर एक रिलेशन फंक्शन है या फिर हर एक फंक्शन रिलेशन है? ये आपको बताना है। तो आप बोलोगे सर ऑब्वियस सी बात है कि रिलेशंस को क्वालिफाई करना पड़ता है फंक्शन बनने के लिए, कुछ रूल सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। तो हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं है, लेकिन हर एक फंक्शन रिलेशन है। क्लियर? चलो, वी ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन दैट इज एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब बेटा देखो, इसको ये थ्योरी वोरी छोड़ो, मैं आपको ऐसे समझाता हूं इसको। आप मेरे को सिंपल सी बात बताओ, हमको पता है फंक्शन के लिए दो कंडीशंस हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो गई तो उसको फंक्शन बोल देंगे, वरना नहीं बोलेंगे। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपके सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यूज होने चाहिए। अब यहां पे आपको बेटा दो ग्राफ्स दिख रहे हैं। आपको पता है कि यार सेट ए मतलब जो आपकी एक्स की वैल्यू होने वाली है, इनपुट्स की वैल्यू होने वाली है, यहां पे आपकी दिख रही है कि यार यहाँ पे कुछ आपको ऐसी मतलब कन्फाइनमेंट नहीं है कि ये वैल्यूज यूज करनी है। तो आपके ग्राफ में आपको एक्स की वैल्यूज जहां तक जाती हुई दिख रही है वो सारी की सारी यूज हो रही है। तो मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि मेरी वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं बेटा, मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं, जैसे यहां पर भी कर दी। यहां आपकी चॉइस है, ये वर्टिकल लाइन कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो। आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको एक्स एक्सिस पे एक जगह कट होते हुए दिखेगा, इसको मैं बोल देता हूं x1।
इस x1 पे आपको यहां पे एक y1 दिख रहा है, यहां पर एक y2 दिख रहा है, दोनों के दोनों एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, आपको दिख रहा है कि दोनों के दोनों अलग इमेजेस हैं, ठीक है, दोनों के दोनों अलग इमेजेस हैं। और अगर मैं यहां पे बात करूं, इसको x1 बोल दूं, तो x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को यहां पे y1 दिख रहा है, ठीक है, यहां पे मेरे को y1 दिख रहा है। तो आप खुद देखो बेटा चलो ये मतलब ऐसे इसको कर देता हूं, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा। तो यहां पे एक इनपुट पे आपको दो आउटपुट मिल रही है, मतलब एक इंसान दो से प्यार कर रहा है, जो कि अलाउड नहीं है। तो जब भी आपको ऐसा केस दिखे, ये आपका फंक्शन नहीं है। यहां पे आपको एक इनपुट पे एक आउटपुट मिल रही है, तो आपको दिख रहा है कि यहां पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, हेंस दिस इज अ फंक्शन, हेंस दिस इज अ फंक्शन। और इसी को क्या बोला जाता है बेटा? वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है? अब आप इसको पढ़ोगे तो आपको सारी की सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ द कर्व इन मोर देन वन पॉइंट, देन द कर्व इज अ रिलेशन, एंड इफ इट इंटरसेक्ट्स एट ओनली वन पॉइंट, देन द कर्व इज अ फंक्शन। अगर सिर्फ एक पॉइंट पे होगा इंटरसेक्शन कर्व के साथ, तो वो फंक्शन कहलाएगा, अगर नहीं होगा तो वो रिलेशन की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। चलो यहां पे फटाफट से बताओ कि कौन सा रिलेशन है, कौन सा फंक्शन है। तो आप दोबारा से वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर दो बेटा मेरे साथ, यहां पर, यहां पे आपको दिख रहा है दो जगह पे है, तो ये आपका रिलेशन हो जाएगा, यहां पे सिंगल जगह पे है, तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इक्वल फंक्शंस आपके एनसीईआरटी में नहीं है वैसे ही, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, बहुत इजी सा है ना। इस पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं कभी कभी, पहले तो आते थे, अब तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप अगर आर डी शर्मा या कुछ अदर हेल्प बुक्स लगाओगे तो वहां पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, आप बना सकते हो, बहुत ईजी है। दो फंक्शंस एफ एंड जी को इक्वल कब बोला जाएगा? आर सेड टू बी इक्वल, क्या कंडीशन है? अगर दोनों की डोमेन सेम होगी, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दोनों की को डोमेन सेम होगी, ठीक है। और तीसरी कंडीशन, जो इमेजेस आएंगी ना, जो इमेजेस आएंगी सेम इनपुट डालने पे वो सेम होनी चाहिए। देखो fx इज इक्वल टू जी एक्स, मतलब अगर मैं आपको पिक्चराइज करूं तो ये एक मशीन है f और ये एक मशीन है g। आपको इन दोनों मशीन को बताना है कि ये इक्वल तरीके से काम कर रही हैं। तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहले तो आपकी जो इनपुट्स होंगी वो यहां पर और यहां पर सेम होनी चाहिए, मतलब आपकी दोनों की डोमेन सेम होनी चाहिए। फिर आपकी जो को डोमेन है, मतलब जो सेट बी है, वो भी सेम होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप x1 डालते हो आपको y1 मिलता है, तो यहां पर भी आपको x1 डालने पे y1 मिलना चाहिए। मतलब सेम इनपुट पे दोनों के दोनों सेम आउटपुट देने चाहिए, वही यहां पे थर्ड पॉइंट बता रहा है। अगर ऐसा आपको दिखेगा तो आप बोल दोगे कि ये दोनों के दोनों फंक्शंस क्या है बेटा? इक्वल फंक्शंस है। यहां पे एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, फंक्शन r-3 टू r। अब बेटा यहां पे देखो, जब भी आपको ऐसे दिया होगा ना, तो ये पहले नंबर पे होता है ना, ये क्या होती है आपकी, जल्दी बोलो, ये है आपकी x की परमिसिबल वैल्यूज, इनपुट वैल्यूज। तो ये क्या है? आपकी डोमेन है। और ये क्या है? आपका सेट b, इसको बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। टू आर बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय x -3 एंड g फंक्शन r to r be defined by this, find whether f is equal to g or not। मतलब ये इक्वल फंक्शन है या नहीं है। तो आपको दिख रहा है कि यहां पे थर्ड एलिमेंट 3 छूटा हुआ है, यहां पे सारे के सारे अलाउड है। तो आपको दिख रहा है कि दोनों की डोमेन ही इक्वल नहीं है, दोनों की डोमेन ही इक्वल नहीं है, हेंस दीज आर नॉट इक्वल फंक्शंस। कोई सी भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो इक्वल फंक्शंस नहीं कहलाएंगे। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रियल फंक्शंस क्या है बेटा? जब देखो, रियल फंक्शंस और रियल वैल्यूड फंक्शंस ना दो चीजें होती हैं। बच्चे क्या करते हैं, इनको सेम मान लेते हैं। तो रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या है कि जब आप अ फंक्शन विच हैज आइदर आर सेट ऑफ रियल नंबर्स और वन ऑफ इट्स सबसेट्स एज इट रेंज, मतलब आप कुछ भी इनपुट डाल रहे हो, आपको आउटपुट में हमेशा रियल नंबर्स ही मिले, तो उसको क्या बोलते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब फंक्शन जो है हमेशा रियल वैल्यू ही प्रोवाइड कर रहा है। और रियल फंक्शन क्या होते हैं कि जब आप अपनी इनपुट में भी रियल नंबर्स डालो और आउटपुट में भी रियल नंबर मिले, उसको बोलते हैं रियल फंक्शन, ठीक है। जब आपकी डोमेन और रेंज दोनों की दोनों रियल नंबर्स में ही लाई करे, आपको वो क्या कहलाता है? वो फंक्शंस रियल फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। देन शो दैट x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहां पर आप सबसे पहले देखो, आपको दिया हुआ है इफ
y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, देन शो दैट x इज इक्वल टू एफ ऑफ y। तो सबसे पहले काम करो, x को y के टर्म्स में निकाल लो। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, y प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ x, है ना। तो x के टर्म्स में निकालना, तो एक काम करता हूं, x को इधर ले जाता हूं, y को उधर ले जाता हूं, वाई एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। x कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा बेटा, y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय में 1 प्लस वाई। तो देखो एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि आपने x को y की जगह डाल दिया, y को x की जगह डाल दिया। वही यहां पे बोल रहा है, शो दैट x इज इक्वल टू एफ ऑफ y। दैट मीन्स आपने इनपुट और आउटपुट को चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो यहां पे दिख रहा है x एज अ फंक्शन ऑफ y आपको बता रहा है कि आपने अपनी इनपुट और आउटपुट को इंटरचेंज कर दिया, वही आपको यहां पे शो करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट कहानी पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कराने की जरूरत है, देख लेता हूं। बी अ फंक्शन डिस्क्राइब विद द फॉर्मूला दिस फॉर सम इंटीजर्स ए बी देन डिटरमाइंड ए बी। आपको कुछ नहीं करना है यार, आपको पता है एफ ऑफ एक्स क्या होता है, आपकी जो आउटपुट है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की जगह 1 रखना, एक्स की जगह 1 रखना, एक ए बी में रिलेशन मिल जाएगा। फिर -1 रखना, एक्स की जगह 0 रखना, एक और मिल जाएगा, वहां से ए और बी की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सिंपल आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी, उसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा डोमेन, रेंज, इन पे जो क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ज्यादा नहीं, आधे पौने घंटे में अब जितना होता है उतना मैं कवर कर लूंगा। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक आप लोगों के दिमाग में इस चैप्टर में अब कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कंफ्यूजिंग होगा या फिर क्लैरिटी नहीं आ रही होगी। अब हर एक चीज आपको टू द पॉइंट समझ आ गई होगी, डेप्थ में समझ आ गई होगी। बेटा डोमेन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसके ऊपर ना आपको यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वो दिख रहे हैं, लेकिन आपको बहुत सिंपल सी बातें समझनी है। डोमेन अगर आपको बोलो कि एक फंक्शन बोल दे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस और इसकी डोमेन निकालनी है, तो डोमेन क्या है कि बेटा आपकी जो भी इनपुट की वैल्यूज हैं। अब हम लोग रियल फंक्शंस के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, अपने सिलेबस में रियल फंक्शंस के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो अब आपको देखना है कि यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा है। मतलब ऐसी एक्स की वैल्यूज ही ले सकता हूं एज इनपुट जहां पे फंक्शन का सेंस बने मेरे को। ऐसा नहीं हो कि फंक्शन नॉट डिफाइंड चला जाए। जैसे मैं आपको बोलूं बेटा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस 2 है, और मैं बोलूं कि इसके डोमेन बताओ, तो आप बोलोगे सर रियल नंबर्स डोमेन हो सकता था, लेकिन x इज इक्वल टू 2 डालते ही मेरा डिनोमिनेटर 0 चला जाएगा, मतलब 1 बाय 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो सर 0 इस x इज इक्वल टू 2 को हटाना पड़ेगा। तो इसमें आप कुछ भी डालो लेकिन 2 नहीं डालते, तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि इसकी डोमेन क्या हो गई बेटा, r माइनस 0। ठीक है, तो यही सब चीजें आपको देखनी है कि कहां पे फंक्शन मेरा सेंस खो रहा है। जहां पर भी खो रहा होगा वो मैं अपनी इनपुट वैल्यूज की तरह नहीं चूज करूंगा। फिर बहुत सिंपल से नॉर्मल रूल्स होते हैं कि अंडर रूट के अंदर आपको हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए होता है। अगर रियल फंक्शंस की बात करूं तो ये भी कंडीशन आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस में लगाने को मिलेगी। यही चीज यहां पे लिखी हुई है। फॉर रैशनल फंक्शंस आपको देखना होगा कि डिनोमिनेटर 0 ना हो रहा हो। अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो पॉइंट्स मैं हटा दूंगा। स्क्वायर रूट फंक्शंस मेरे को देखना पड़ेगा कि जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से ही इसको ज्यादा से हम लोग समझ पाएंगे। फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो आपको पता है कि यार ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल है, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है। ऊपर वाले में मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी डाल देता हूं, मेरे को कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही है, फंक्शन मेरे को दिख जाएगा अच्छा खासा, नॉट डिफाइंड नहीं जा रहा। लेकिन डिनोमिनेटर में जो है अगर ये 0 हो जाता है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप फटाफट से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने लगोगे। -x माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लोगे बेटा तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 माइनस 4 कॉमन लोगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो कहानी हो जाएगी x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 1। x की वैल्यू 1 भी अलाउड नहीं है बेटा, x की वैल्यू 4 भी अलाउड नहीं है। तो आपकी इसकी डोमेन क्या हो जाएगी भैया जी, कुछ भी डालो लेकिन इन दो शख्सों को साइड रख देना बस, 1 और 4 को। क्लियर है? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब आते हैं बेटा डोमेन पे। अभी डोमेन और रेंज पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। आप समझ लो कि रेंज कैसे निकाली जाती है।
The range of a real function of a real variable is the set of all real values taken by f of x at points of its domain. तो सबसे पहले आपको अगर दिखता है कि डोमेन और रेंज निकालनी है क्वेश्चन में, तो आपका प्रेफरेंस क्या रहेगा? पहले मैं डोमेन निकालता हूं, फिर डोमेन जब मेरे को दिख जाएगी, विजुअलाइज हो जाएगी, फिर मैं देखूंगा कि यार इस डोमेन के अंदर ये फंक्शन कहां से कहां वेरी करेगा, क्या वैल्यूज ले सकता है, वही मेरी रेंज हो जाएगी. तो अगर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ रियल फंक्शन, देन फॉर फाइंडिंग द रेंज वी मे यूज द फॉलोइंग प्रोसेस और स्टेप्स. सबसे पहले आप डोमेन निकाल लो, जो मैंने आपको बोला फंक्शन की. उसके बाद क्या करो बेटा? ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ x. क्या होगा इससे? आप खुद सोचो. अगर आपको कोई चीज दी होती है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपने डोमेन निकाल लिया, देख लिया कि कौन कौन सी इनपुट की वैल्यूज अलाउड है, फिर आपने क्या किया? इसको ट्रांसफॉर्म किया x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई. अब आप यहां पे सबसे पहले क्या चेक करोगे कि यार y की ऐसी वैल्यूज आप हटा ही दोगे जिसपे आपका डिफाइंड ही नहीं होगा x, या फिर जो डोमेन के अंदर नहीं होगा, है ना. तो यहां से आपके ऊपर y, आपको y के ऊपर ने कंडीशंस दिख जाएंगी जहां से y आपको सोचना, विजुअलाइज करना, निकालना इजी हो जाएगा. फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फ्रॉम x इज इक्वल टू जी वाई, जो मैंने बोला, सच दैट द वैल्यूज ऑफ x आर रियल एंड आर लाइंग इन द डोमेन ऑफ f. है ना. डोमेन को हमेशा ध्यान में रखना है, जो पहले स्टेप में निकाला है रियल होनी चाहिए, और डोमेन आपको ध्यान में रखते हुए y की वैल्यूज को चूज करना है. द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3 विल बी द रेंज ऑफ द फंक्शन f. क्लियर है? चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं. तो भैया जी एक मिक्स क्वेश्चन आ गया जहां पे आपको डोमेन भी निकालनी है बच्चों, और रेंज भी निकालनी है. ध्यान से समझना. फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर. सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? डोमेन निकालेंगे. डोमेन निकालने के लिए आपको अंडर रूट फंक्शन दिख रहा है. अगर मेरे को रियल वैल्यूज ही चाहिए, ठीक है, मेरे को y जो है, एफ ऑफ एक्स जो है, अगर रियल चाहिए, तो आपको पता है 16 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर्स में ही आनी चाहिए. तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है. तो यहां से आप लोगों को अगर वेवी कर्व मेथड आता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको बहुत प्यार से सॉल्व कर सकते हो कि सर इसको मैं लिख लेता हूं 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एक काम करते हैं, इसको ले जाते हैं वहां पे, आप ऐसे समझ लो, ज्यादा सही रहेगा. एक्स स्क्वायर माइनस 16 और यहां पर हो जाएगा बेटा लेस देन इक्वल टू 0. इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आप तोड़ लोगे. एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है. अब बेटा अगर आपको वीवी कर्व आता है तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसको नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको वीवी कर्व नहीं पढ़ाया है. तो आपको बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट, अगर मैं इसको पी बोल दूं और इसको क्यू बोल दूं, तो पी क्यू का प्रोडक्ट आपको चाहिए लेस देन इक्वल टू 0. या तो 0 हो जाए या तो फिर नेगेटिव रहना चाहिए. तो वो कब होगा बेटा? अगर आपका यहां पे मैं 4 से बड़ा डालूंगा, कुछ 4 से बड़ा डालूंगा, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों मिलके पॉजिटिव देंगे, मतलब 4 से ऊपर वाली वैल्यू नहीं अलाउड है. ये -4 है, ये 4 है, इससे ऊपर वाली वैल्यू नहीं अलाउड है. अगर मैं -4 से नीचे वाली वैल्यू डालता हूं तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव. नेगेटिव इंटू नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, जो मेरी कंडीशन नहीं है, तो ये भी नहीं अलाउड है. लेकिन -4 से 4 के बीच में कुछ भी अगर मैं डालूं, अगर मैं 4 डाल दूं बेटा तो मेरा 0 बन जाएगा, सेटिस्फाइड है. -4 डाल दूं तो भी मेरा 0 बन जाएगा, सेटिस्फाइड है. तो ये वाला पॉइंट भी उठाना है, ये वाला पॉइंट भी उठाना है. अब आती है बीच की कहानी. बीच की कहानी में अगर मैं कुछ भी उठाता हूं, आप देखो कि मान लो कि आप 3 उठा रहे हो, एक तरीके से इनके बीच में ही है ना, या फिर मान लो कि -3 उठा रहे हो, तो आप देखो -3 -4 -7 हो जाएगा. यहां पे पॉजिटिव, तो हमेशा एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चलेगा. आपको रिजल्ट में, प्रोडक्ट में लेस देन 0 ही मिलेगा. तो मतलब यहां बीच की वैल्यू ये क्या है, आपके लिए अलाउड है. यहां पे आपको नेगेटिव दिख रहा है फंक्शन. ठीक है, यहां पे आपको नेगेटिव वाला कंडीशन सेटिस्फाई होते हुए दिख रहा है. तो आपकी जो x की वैल्यू हो गई वो -4 से लेके 4 तक वेरी कर सकती है, और इक्वल टू का साइन आप लगाओगे, क्योंकि -4 और 4 दोनों के दोनों भी अलाउड है. इसको आप ऐसे भी लिखते हो, या फिर आप लिखते हो -4 से 4 तक आपका x चलेगा, ऐसे भी लिखते हो क्लोज ब्रैकेट में. क्लोज ब्रैकेट लिखते हैं बेटा जब इंक्लूडेड होता है ये आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज, और सर्कुलर ब्रैकेट लेते हैं जब ये इंक्लूड नहीं होता है. ठीक है.
अब आते हैं बेटा रेंज पे। तो ये चीज आपको समझ आ गई, तो चलो इसको मैं मिटा देता हूं फटाफट से, यहां पे इसको मिटा दिया। अब देखो बेटा, रेंज को निकालने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। कभी कभी हम ग्राफ्स को भी यूज कर सकते हैं, कभी कभी हम अपनी नॉर्मल जैसे मेथड हमने सीखा है अभी कि x को y के टर्म्स में निकाल दो और फिर निकालो, वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ना थोड़ी सी आंखें खोलने की ट्राई करता हूँ आप लोगों की, कि कैसे आपको ना खुद से विजुअलाइज करना है। आपको डरना नहीं है, सिंपल मैथ्स है, बहुत ईजिली आप इसको ना विजुअलाइज कर सकते हो। -4 से 4 की वैल्यूज अलाउड है सबसे पहले, तो आपकी इन्हीं वैल्यूज के लिए तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी। रेंज जो भी होगी इन्हीं वैल्यूज के लिए ही निकल कर आएगी। तो आप खुद देखो, अगर आप x की जगह 4 या फिर -4 डालते हो तो आपकी जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। और फिर अगर आप कुछ भी डाल के देखो यार, 2 डाल के देखो, 3 डाल के देखो, या कुछ भी डाल के देखो, आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूं तो आपको ये √16 मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4 दिख रही है। क्या दिख रही है? 4 दिख रही है। लेकिन आप 2 डालो, -2 डालो, तो वो हमेशा 16 माइनस कुछ हो जाएगा। तो 16 से छोटे का √4 से नंबर छोटा ही मिलेगा। तो आपको पता चल गया कि यार आपकी जो एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू है वो आ रही है x इज इक्वल टू 0 पे, सॉरी x इज इक्वल टू 4 या फिर -4 पे 0। y की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है x इज इक्वल टू 4 और -4 पे, और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू 0 पे। क्योंकि उसके ऊपर या उसके नीचे इस दायरे में जाओगे तो हमेशा 16 में से कुछ घटेगा। देखो नॉर्मल आप एनालाइज कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। अब 10th लेवल पे अगर आप मुझसे पढ़े हो तो आपको ये ऐसे चुटकियों में समझ आ जाएगा, लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं करी है तो दिक्कत होगी। इसलिए लेक्चर्स को रेगुलरली देखना बहुत जरूरी है। तो आपको पता चल गया सर 4 मेरा मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा, तो 0 भी आ सकता है, इंक्लूडेड है ना भैया? हाँ है। 4 भी इंक्लूडेड है ना भैया? बिल्कुल है। तो आपकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 0 से लेके 4 तक। इसको एक दूसरे तरीके से भी समझा देते हैं, अगर बच्चों को ये नहीं समझ आया तो आपको नॉर्मल क्या प्रोसेस फॉलो करना है, y इज इक्वल टू √16 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करो, सबसे पहले x को y के टर्म्स में निकाल लो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। इधर लेके जाओगे तो x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 माइनस वाई स्क्वायर, और यहां से x क्या आएगा बेटा? अगेन 16 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अब आपको पता है 16 माइनस वाई स्क्वायर पे आप दोबारा से सेम कंडीशन लगाओगे कि ये रूट के अंदर है भैया जी। x की वैल्यूज अगर मेरे को रियल चाहिए तो यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं हो सकता, सबसे पहले कंडीशन ये। तो आपको दोबारा से y जो मिलेगा यही मिलेगा, y जो है आपका ये आ सकता है। अभी तो रियल वाली कंडीशन लगाई है कि रियल वैल्यूज होंगी, अब कंडीशन लगाऊंगा डोमेन वाली। ठीक है, ध्यान से समझना, अब लगाऊंगा कंडीशन डोमेन वाली। अब आपको पता चलेगा कि यार मेरा y जो था वो ओरिजिनली तो इसके बराबर था, y अपने आप ही √16 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो y में ये जो -4 से 0 मतलब जो नेगेटिव वाली चीजें हैं वो तो आ ही नहीं सकती। तो आप जो ये पहले वाला है ये छोड़ दोगे बिकॉज ऑफ दिस। इसको देख के आपको हर चीज का कॉम्पोजिशन देखना है, इंटरसेक्शन देखना है। आप सिर्फ यहां पे देख के नहीं छोड़ सकते हो, कहीं ये छोड़ दो। आपको इसके बाद ये भी चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि सर y जो ओरिजिनल फंक्शन है वो इसके बराबर है, हेंस नेगेटिव वैल्यूज तो आ ही नहीं सकती है। तो y जो है वो 0 से 4 के बीच में ही लाई करेगा। तो आपकी रेंज क्या आ जाएगी? 0 से लेके 4, जो हमने अभी पहले भी निकाली थी। समझ आ गया केस बच्चों? आपको समझ आ गई कहानी? चलो आगे चलते हैं। सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। फटाफट से कुछ फंक्शंस के बारे में सीख लेते हैं हम लोग, और फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और इसके बाद हमारा ये वाला वन शॉट खत्म हो जाएगा। आइडेंटिटी फंक्शन बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? और कुछ नहीं है। अभी तक जो आप क्लास 10th में y इज इक्वल टू एक्स कभी कहीं देखे होगे ना, y इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है? एक तो सबसे पहले तो इसको f ऑफ एक्स भी डाल देता। तो ऐसा फंक्शन बेटा जहां पे आप जो इनपुट डालोगे ना वही आपको एज आउटपुट मिलेगी। मतलब ये दोनों क्या है? इक्वल है। जो इनपुट डाली वही आउटपुट निकल गई। ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है? आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाता है। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा दिखता है बेटा? ऐसा दिखता है। ओरिजिन से पास होता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर आइडेंटिटी फंक्शन की बात करूं तो जो इंसान खुद को फंक्शन पर डालने पे खुद ही बाहर निकाल दे, मतलब x इज इक्वल टू वाई, जो इनपुट वही आउटपुट। क्लियर?
कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है कि भैया मैं अगर x की जगह कुछ भी डाल लूं, हर किसी को सेम ही जगह प्यार हो रहा है। मतलब ऐसा फंक्शन जहां पे आप x1 डालो, x2 डालो, x3 डालो, निकल हमेशा एक फिक्स कांस्टेंट ही रहा है, उस कांस्टेंट को बोल देते हैं c। मतलब एक फिक्स नंबर, फिक्स इमेज निकल रही है मेरी, तो मतलब कुछ भी इनपुट डालो हमेशा सेम ही आउटपुट मिल रहा है, उसको बोला जाता है कांस्टेंट फंक्शन। और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है कि अगर आप अंडर फंक्शन x कुछ भी भेज रहे हो, अंडर फंक्शन f किसी भी इनपुट को भेज रहे हो, तो आपको हमेशा एक कांस्टेंट नंबर मिल रहा है। ठीक है, वेयर c is a constant and each x belongs to R, the domain of function is R and the range is c. That means आप कुछ भी वैल्यूज डाल सकते हो रियल नंबर्स में x की जगह, लेकिन हमेशा आपको जो इमेज दिखेगा, मतलब जो रेंज होगी, वो क्या होगी, एक सिंगल नंबर कांस्टेंट नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपको f of x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ दिया हुआ है, तो यहां पे जो आउटपुट है वो किसके बराबर दी हुई है, 3 के बराबर दी हुई है। इसके बाद आते हैं बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन। हम लोग ये ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़कर आए हुए हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन और कुछ नहीं होता, आपको पता है, सेट टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन इफ आपको आपका ग्राफ, आपको आपका फंक्शन कैसा दिखे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, वेयर एन जो ये पावर होती है, इट हैज टू बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, पहले भी बताया हुआ है। फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती है, ऑब्वियसली बात है कि इंटीजर है तो फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकती है। आपको ऐसे क्वेश्चन 10th में कराए हुए हैं कि बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो पावर आपकी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। ठीक है, अब बेटा यहां पे अगर बात करूं तो आपको दिख रहा है ये पैराबोला टाइप का है। ये आपका किसका ग्राफ है, कोई बता सकता है? तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि ये आपका स्क्वायर, याद आ रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये आपका y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। आपका क्यूब वाला चीज सिलेबस से डिलीट कर दिया था, तो बहुत बच्चों ने हो सकता है कि ये नहीं पढ़ा हो। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, आपको पता है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब देखो इसमें ना बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करने की है, जो आप खाली टाइम में ऑब्जर्व करना। आपको पता है कि आपकी आउटपुट हमेशा ना पॉजिटिव रहेगी, क्यों? क्योंकि आउटपुट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर टर्म हमेशा पॉजिटिव होती है या तो जीरो होती है। तो इसलिए देखो आपको ये फंक्शन ना हमेशा y में पॉजिटिव दिख रहा है। x की वैल्यू कुछ भी डालो, ग्राफ हमेशा आपको y में पॉजिटिव ही दिख रहा है। यहां से आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो। ये किसका ग्राफ है बेटा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। तो आप खुद देखो, x की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो आपको y में पॉजिटिव मिल रहा है, x की वैल्यू नेगेटिव रखोगे क्योंकि उसका क्यूब होगा तो वो आपको नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है, चलो भाई कहानी चलते हैं थोड़ी सी और आगे। Rational functions are the functions of the type f of x by g of x, where f of x and g of x are polynomial functions। जब आप दो polynomial functions को क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख दो, रेशियो फॉर्मेट में लिख दो, तो वो rational functions कहलाते हैं। यहाँ पे आपको डोमेन निकालने के लिए ये देखना पड़ेगा कि भाई जो g of x है वो कहाँ पे जीरो हो रहा है, वो पॉइंट आपको एलिमिनेट करने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे इसने लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं y, मैं बात करूंगा एक रैशनल फंक्शन की बात करता हूं, आर एफ से डिनोट करता हूं रैशनल फंक्शन को, 1 बाय एक्स। ये भी एक पॉलिनोमियल है, x की पावर 0, x की पावर 1। तो 1 बाय एक्स क्या है, एक रैशनल फंक्शन है, जहां पे आपका f ऑफ x क्या है, 1 के बराबर है, और नीचे g ऑफ x क्या है बेटा, x के बराबर है। 1 बाय एक्स का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको दिया हुआ है, प्लीज अब आप बोलोगे सर इन सब ग्राफ्स का क्या यूज है, आपको अभी कैलकुलस जब आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा। आपको रेंज के क्वेश्चंस में भी बहुत सारी ग्राफ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखेंगी, जहां पे आपको वो नहीं करना कि x की टर्म्स में लिखो। आपके रेंज निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, डिपेंड करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। कभी कभी आप अपना जो एल्जेब्रा वाला मेथड है वो भी लगाओगे, कभी आप डायरेक्टली ग्राफ को विजुअलाइज करके भी कर सकते हो, मैं कराऊंगा अभी वैसी प्रॉब्लम भी, टेंशन मत लो। तो y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय एक्स का ग्राफ ऐसे होता है बच्चों। क्लियर है? चलो कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं बेटा मॉड फंक्शन पे, द मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन को सबसे पहले तो आप समझ लो कि लिखा कैसे जाता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है कि आप इनपुट में कुछ भी डालो, ये मॉड क्या होगा, उसका सिर्फ ना मैग्नीट्यूड उठाएगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड उठाएगा। मतलब अगर इसको आप -3 भेजोगे एज इनपुट, तो ये माइनस को हटा के सिर्फ 3 भेज देगा। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि साइन से उसको मतलब नहीं है कि आगे पॉजिटिव लगा हुआ है या फिर नेगेटिव लगा हुआ है, इट विल ओनली सेंड यू मैग्नीट्यूड, जो भी नंबर है सिर्फ वो ओरिजिनल फॉर्मेट में वो भेज देगा उसको।
ठीक है, तो अब आपको पता है कि यार अगर x की जगह कुछ पॉजिटिव हुआ या जीरो हुआ तो यार y इज इक्वल टू एक्स ही निकलेगा। लेकिन अगर x की जगह देखो, सोचो उसने क्या किया, एक तरीके से माइनस को नेग्लेक्ट किया है। तो आप लोग अगर कोई भी नेगेटिव नंबर डालते हो तो y की जगह क्या निकलेगा, माइनस निकलेगा, क्योंकि माइनस और फिर माइनस जो इसके अंदर इंक्लूडेड होगा वो पॉजिटिव निकाल देगा। तो दिस इज ट्रू व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दिस इज ट्रू व्हेन x इज लेस देन जीरो। तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो मॉड के फंक्शन को। और अब देखो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ये कब दिखेगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। देखो यहां पे आपने बोला कि सर यहां क्यों नहीं गया, नहीं जा सकता, क्योंकि जब x की वैल्यू लेस देन जीरो है तो आपका ग्राफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स की तरह दिखेगा। y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्या है, ये है, तो ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स है बच्चों, ध्यान रखना। और ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज दिमाग में बसा लेना। क्लियर है? तो अगर मैं बोलूं कि -3 का मॉड क्या होगा भैया जी, -3 का मॉड क्या होगा, तो आप बोलोगे 3। -7 का मॉड क्या होगा, आप बोलोगे 7। 7 का मॉड क्या होगा, 7। क्लियर? अब आते हैं बेटा सिग्नम फंक्शन पे। इस फंक्शन में बच्चे यूजुअली बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इनको थोड़ा सा टाइम लेके आपको समझाता हूं। सिग्नम फंक्शन क्या है बेटा, R टू R डिफाइंड बाय f ऑफ x। देखो कंडीशंस देखो, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू जीरो, अरे यार बाइट ही ले लिया मैंने तो, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू जीरो, सबसे पहले तो क्योंकि x इज इक्वल टू जीरो होगा तो यार यहाँ पे तो कहानी ही मेरी गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको मॉड ऑफ x बाय x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो व्हेन y इज दैट इज फंक्शन की वैल्यू इज जीरो व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले ग्राफ पे आते हैं और देखते हैं कि भैया जी जब x की वैल्यू जीरो है, जब x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू भी जीरो होगी, वो आपको यहां पे इससे दिख रहा है। फिर आपका फंक्शन जब x की वैल्यू जीरो नहीं है तो मतलब x की वैल्यू बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है, x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो बेटा मॉड x की तरह निकलेगा, डिवाइडेड बाय x क्या हो जाएगा, 1। तो मतलब जब भी x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, है ना, x ग्रेटर देन जीरो होगा, तो आपको y की वैल्यू 1 दिखेगी। देखो वही यहां पे दिखा रहा है, कांस्टेंट की तरह दिख रहा है ना। और यहां पे ये सर्कल क्या दिखा रहा है कि ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो में इंक्लूडेड है। अब अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव में रखते हो, दैट इज लेस देन जीरो में रखते हो बेटा, तो आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि मॉड ऑफ x कैसे निकलेगा। मॉड ऑफ x कैसे निकलेगा, माइनस एक्स की तरह निकलेगा। कैसे निकलेगा बेटा, माइनस एक्स की तरह निकलेगा। तो माइनस एक्स बटा एक्स क्या हो जाएगा, -1। तो मतलब जब नेगेटिव आ जाएगी रेंज डोमेन मेरी, तो मेरी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, सिर्फ -1। और यहां पर भी आपका सेम चीज, क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है, ये हो गया आपका -1, ये हो गया y इज इक्वल टू 1। तो ये y इज इक्वल टू 1 बेटा, ये हो गया y इज इक्वल टू -1। क्लियर है? समझ गया? समझ गए सबके सब? तो अगर मैं रेंज पॉइंट्स की बात करूं तो बेटा रेंज में तो सिर्फ मेरे को -1, 0 और 1 दिख रहे हैं, और डोमेन में मैं सारे के सारे नंबर्स डाल सकता हूं, मतलब रियल नंबर्स डाल सकता हूं। क्लियर है कहानी? बच्चे पता नहीं क्यों जहां पर भी ये मॉड आता है ना घबरा जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप आप ब्रेक करते चलो, आपको अपने आप ही सारी की सारी क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। ठीक है, आगे चलें भाई, कहानी को आगे चलाएं। चलो आप चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ये फेवरेट टॉपिक है भाई, है ना, एग्जामिनर्स का। इस पे भर भर के आपके जेई में क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, एनडीए में दिख जाएंगे, बहुत जगह अगर आप जहां पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे, सीवीटी में भी दिख जाएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R टू R डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू लाइक दिस, x डाला उसमें, फिर आपने डब्बे में बंद कर दिया x को। assumes the value, देखो अब ध्यान से समझना इसको, इसमें कंफ्यूजन होती है। x belongs to R assumes the value of the greatest integer, सबसे बड़ा इंटीजर, लेस देन और इक्वल टू x। तो अगर मैं बोल दूं कि अगर मेरे को निकालना है 7.5 डालना है मेरे को x की जगह, तो मेरा आउटपुट क्या निकलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर मैं 7.5 डालूंगा तो मेरे को क्या चूज करना है, वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसके आसपास वाले इंटीजर देखो कौन से हैं, 60 और 8, इसमें से एक पिक करना पड़ेगा, लेकिन पिक कौन सा करना है, लेस देन और इक्वल टू एक्स। या तो इससे इक्वल हो जाता
या तो इससे छोटा, तो मतलब इसकी तरफ ये अंदेशा दे रहा है, तो 7 को पिक करूंगा, 8 को पिक नहीं करूंगा। अगर अब मैं बोलता हूं बेटा कि मैं x की जगह -7.5 डाल रहा हूं, तो -7.5 के इर्द गिर्द कौन से इंटीजर्स हैं, और हमेशा ना नंबर लाइन के हिसाब से लिखा करो, -8 -7, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आपको -8 और -7 में से एक उठाना है, कौन सा उठाना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब इसके आसपास वाले, लेस देन और इक्वल टू x। तो -7.5 से छोटा कौन सा है इनमें से? अगर -7 बोला ना तो थप्पड़ खाओगे, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है और ये बोला है कि नंबर लाइन के विजुअलाइज करके अपने नंबर्स को प्लेस करना, आपको अपने आप समझ आएगा कि -7 इससे बड़ा होता है, हेंस यू वुड पिक -8। ठीक है, हेंस यू वुड पिक -8। अब आप अपने आप देखो, अगर यहां पे लिखा हुआ है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ दिस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन वी कैन सी दैट ये -1 के बराबर होगा अगर आप x की जगह -1 से 0 के बीच में कुछ डालोगे। जैसे माइनस आपने 0.3 डाल दिया, तो आपको पता है -0.3 किसके अराउंड गिरा होगा, -1 और 0 के। देखो हमेशा पोजिशनिंग ऐसे करना जैसे नंबर लाइन पे होती है, तो कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। अब इससे जस्ट छोटा इंटीजर आपको लेना है। क्या लेना है? जस्ट छोटा इंटीजर, लेस देन और इक्वल टू x। जस्ट छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा आपका? -1 हो जाएगा, वो यहां पे लिखा हुआ है। 0 से 1 के बीच में क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। 1 से 2 के बीच में 1 हो जाएगा। 2 से 3 के बीच में 2 हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं कि x की जगह मैं 8 डाल रहा हूं, तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आउटपुट में भी मेरे को 8 ही देगा। अगर आप इंटीजर डालते हो तो वो डायरेक्टली इंटीजर ही देगा। अगर आप डेसिमल में डालते हो, कुछ ऐसा कुछ डालते हो, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि उसके आसपास कौन से इंटीजर से वो गिरा हुआ है, और फिर उसमें से छोटा वाला इंटीजर आपको उठा लेना है। ठीक है, अब देखो ग्राफ में भी आपको समझ आ जाएगा। अगर मैंने 1 से 2 पे डाला तो 1 पे चल रहा है ग्राफ, 2 से 3 पे डाला तो 2 पे चल रहा है, 3 से 4 पे डाला तो 3 पे चल रहा है, 0 से -1 के बीच, -1 से 0 के बीच में डाला तो -1 चल रहा है, -2 से -1 के बीच में डाला तो -2 चल रहा है, -3 से -2 के बीच में डाला बेटा तो -3 चल रहा है। ठीक है, इसको विजुअलाइज करोगे तो चीजों को अच्छे से समझ पाओगे तुम लोग। तो यहां पे बेटा आपका पूरा का पूरा इस चैप्टर का ना थ्योरी हो जाता है कवर। अब एक काम करते हैं, 5-7 मिनट में जितने क्वेश्चंस हो पाते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो एक नया क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा डोमेन का है और इसमें आपको मॉड भी दिख रहा है। तो आपको डोमेन बताना है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/√x प्लस मॉड ऑफ x का। यहां पे वीडियो को पॉज करके 1 मिनट दे रहा हूं, इसको सॉल्व करो, इतने में पानी पी लेता हूं, है ना। आप लोग इसको आराम से पहले सॉल्व करो पॉज करके, और फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं और आप मिलाना आराम से। तो आपको सबसे पहले पता है बेटा कि अंडर रूट के अंदर है ये, और फिर ये डिनोमिनेटर में भी है, तो 2 कंडीशंस लगेंगी यहां पे। तो 2 कंडीशंस लगाने से पहले ना इसको विजुअलाइज कर लेता हूं यार, है ना। क्या करता हूं बेटा? विजुअलाइज कर लेता हूं। x प्लस मॉड ऑफ x 2x के बराबर होगा अगर x ग्रेटर देन 0 है। कुछ भी गलत नहीं लिखा मैंने अभी तक, सही बात है। 2x के बराबर होगा अगर x ग्रेटर देन 0 है। x प्लस मॉड ऑफ x माइनस x दैट मीन 0 के बराबर होगा, यहां पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर x लेस देन 0 होगा। ठीक है, बोलो कहानी बोलो, समझ आया? अगर x लेस देन 0 डालूंगा तो अपने आप ही x प्लस मॉड ऑफ x मेरा 0 के बराबर निकलेगा, क्योंकि मॉड ऑफ x एज -x निकलता है बेटा। ठीक है, बोलो क्लियर है कहानी? तो आपको समझ आ गया आपका फंक्शन कैसे ब्रेक हो गया। फंक्शन आपका एक्चुअली 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। अगर मैं f ऑफ x को लिखना चाहूं ना बेटा, तो f ऑफ x एक तो 1/√2x की जगह दिखेगा, और एक बार ही दिखेगा बेटा 1/√0 की जगह ऐसे। तो सबसे पहले बताओ, जो नीचे वाला केस है यहां पे तो आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, तो ये तो अब अलाउड ही नहीं है, मतलब x की वैल्यू आप लेस देन 0 रख ही नहीं सकते हो। ठीक है, x की वैल्यू लेस देन 0 रख ही नहीं सकते हो। अब आपको रखना है बेटा 0 से ऊपर वाली वैल्यूज रख सकते हो आप, 0 से ऊपर वाली वैल्यूज आप रख सकते हो। और आप इस चीज को भी ध्यान दो कि 0 से ऊपर वाली वैल्यूज रखने पे अगर आप x इज इक्वल टू 0 डालते हो तो यहां पे जो ये इक्वल टू वाला साइन है वो नहीं ले पाओगे आप। तो आपको दिख रहा है कि 0 से ऊपर वाली वैल्यूज इंफिनिटी तक आप ले सकते हो।
लेकिन अब यहां पे आप बोलोगे कि सर आपने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला केस तो देखा ही नहीं, तो बेटा देख लेते हैं ना कि आपका फंक्शन क्या बन रहा है 2x, तो 2x हैज टू बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल टू 0 वाला केस नहीं लूंगा, डिनोमिनेटर में है, दैट मींस x ग्रेटर देन 0। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन देखोगे तो सेम ही चीज बता रही है, हेंस आपका डोमेन क्या हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, आपका डोमेन क्या हो जाएगा बेटा 0 टू इंफिनिटी। क्लियर है? चलो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। Find the domain and range of the function f of x is equal to 1 minus mod of x minus 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, डोमेन फाइंड आउट करेंगे। डोमेन के लिए देखेंगे कि कोई हमारे ऐसे पॉइंट्स है जहां पे ये फंक्शन नहीं सेंस बना रहा है या नॉट डिफाइंड चला जाएगा। तो यार मॉड है, सबका सब न्यूमरेटर में, कुछ भी डालो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी डालो, यहाँ पे हमें क्या ही फर्क पड़ रहा है ना, हमेशा रियल नंबर्स के सेट में आएगा, तो हर जगह डिफाइंड है, मतलब डोमेन तो मेरी हो गई रियल नंबर्स। अब आते हैं रेंज पे। मैंने आपको बताया था ना, रेंज आपके निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। कभी कभी आपको x इन टर्म्स ऑफ y भी लिखना पड़ सकता है, कभी कभी आप डायरेक्टली भी विजुअलाइज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्योंकि हम लोग मॉड x का ग्राफ पढ़ चुके हैं ना, तो इसका मैं जो रेंज निकालूंगा ना वो ग्राफिकल मेथड से दिखाऊंगा, ध्यान से देखना, ग्राफिकल मेथड से। कैसे? सबसे पहले मुझे बताओ कि मॉड x माइनस 2 यहां पे दिख रहा है। सबसे पहले आपको मॉड x का ग्राफ पता है कैसे दिखता है? मॉड x का ग्राफ होता है सर ऐसे। तो यहां से ना आपको मॉड x माइनस 2 के ग्राफ पे पहुंचना आना चाहिए। कैसे पहुंचोगे आप? ध्यान से देखना, यहां पे x इज इक्वल टू 0 था तो y इज इक्वल टू 0 था। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, x माइनस 2 है तो यहां पे जब y x इज इक्वल टू 0 था तो y इज इक्वल टू 0 था बेटा। यहां पे जब x की वैल्यू 2 होगी तो आपका y 0 आएगा। तो आपका जो ये 0 वाला पॉइंट है ना, जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है x एक्सिस पे, यहां पे वो 0 था, यहां पे वो x इज इक्वल टू 2 पे आएगा। तो आप इसको क्या करो, x इज इक्वल टू 2 पे भेज दो, तो आपका ये किसका ग्राफ हो जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 का। या फिर इसको एक और तरीका है सॉल्व करने का, किस तरीके से कि अगर आपका यहां पे x ग्रेटर देन 2 आता है तो ये कैसे खुलेगा, x माइनस 2 की तरह। अगर आपका x माइनस 2 लेस देन 0 होता है, जैसे हम मॉड फंक्शन को खोलते हैं यहाँ पे कि ग्रेटर देन 0 तो एज x, लेस देन 0 तो माइनस x। तो अब जब ग्रेटर देन 2 होगा यहाँ पे तो x माइनस 2 की तरह खुलेगा, लेस देन 2 होगा तो कैसे खुलेगा, माइनस ऑफ x प्लस 2। x माइनस 2 का ग्राफ आपको इजीली समझ आ जाएगा कैसे बनाना है। ये x माइनस 2 की लाइन है और ये किसकी लाइन है बेटा, माइनस x प्लस 2 की लाइन है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखो बेटा, रियल नंबर्स मतलब कुछ भी डाल सकते हो। रेंज क्या होता है कि y की वैल्यूज कहां से लेके कहां तक जा रही है। तो आपको पता है 0 से इंफिनिटी, मतलब 0 से ऊपर ऊपर आपकी कहानी है। तो अगर मैं बोलूं मॉड ऑफ x माइनस 2 जो है वो 0 से इंफिनिटी तक जाता है। अब आप इसको क्या कर रहे हो, एक माइनस साइन दे रहे हो। क्या कर रहे हो, माइनस साइन दे रहे हो। जब भी माइनस साइन दोगे ना तो आपका मुंह क्या हो जाएगा, नीचे की साइड पे हो जाएगा। जैसे अभी इसका मुंह खुला हुआ है तो इसको माइनस साइन देते ही खुद देखो ना, y की सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। तो आप जब माइनस लगा दोगे इसके आगे तो बेटा आप कुछ नहीं कर रहे, आप इसके मुंह को नीचे कर रहे हो। तो आपका 0 से माइनस इंफिनिटी ये हो जाएगा। तो माइनस इंफिनिटी से 0 तक की कहानी पहुंच गई हमारी। जैसे ही हमने नेगेटिव को आगे लगाया, नेगेटिव साइन यहां पे दिख नहीं रहा है, इसको लगा देता हूं, ठीक है, माइनस। अब आपको क्या करना है, ये 1 ऐड करना है ना, प्लस 1 है ना ये, तो आप इसमें क्या करो 1 प्लस ऐड कर दो। 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू, यहां पे भी 1 ऐड हो जाएगा बेटा, प्लस 1। और देखो माइनस इंफिनिटी में अगर 1 ऐड करोगे तो उसको फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, वो तो इंफिनिटी पे ही रहेगा ना। तो आपका रेंज क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपको मैंने ग्राफिकल मेथड से भी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। इसको आप नॉर्मल एनालिटिकल मेथड से भी सॉल्व करना और मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। चलो यार, यहाँ पे आपको अब मैं इस सेशन को एंड करता हूँ, क्योंकि जिस मैं स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वहां पे अब दूसरे सर की क्लास है। तो मैंने आपको विद इन 1 आवर 45 मिनट्स पूरा का पूरा रिलेशंस एंड फंक्शंस का वन शॉट दे दिया है। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करना, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा दोस्तों। थैंक यू अपना 1.25 घंटा मेरे लिए निकालने के लिए। और
अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता है तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको आने वाले दिनों में भी सारे के सारे वन शॉट्स मिल जाएंगे, पूरे क्लास 11th के, पूरे क्लास 12th के। तो आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो विदाउट एनी फर्दर डिले, और अपनी प्रिपरेशन में हम लोगों को साथ जोड़ो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।